कहानी की शुरुआत में हमें एक स्टोरी टेलर जियांगू रीजन के बारे में बताने लगा कि जियांगू का मतलब है एहसान, चाहे फिर वो खाने के लिए हो या पानी के लिए या फिर किसी की जान बचाने के लिए। जियांगू का मतलब है ग्रजेस। एक बंदा अपने दोस्त से मिलने के लिए हजारों मील का सफर तय करता है तो कोई अपने दुश्मन से बचने के लिए अपनी पहचान छुपा देता है। जियांगू मतलब मोहब्बत, जहाँ पर एक आशिक बस अपनी पसंदीदा लड़की की एक प्यारी सी मुस्कुराहट देखने के लिए पूरी सिटी में अफरा तफरी मचा देता है। जियांगू मतलब नफरत, जहाँ पर लोग एक दूसरे की जान लेने के लिए फाइट करते हैं। जियांगू के हजारों मतलब होंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि यहाँ के लोगों की विल कभी बेंड नहीं होती। और फिर उतने में उस स्टोरी टेलर ने हमारे हीरो सू ली बाई की सोड बाहर निकाल ली तो ली बाई तुरंत ही अपनी सोड छीन कर कहने लगा कि यार आप बस स्टोरी बताने पर फोकस करो, कोई मेरी सोड को टच करे ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। तो स्टोरी फिलहाल ली बाई अपने घर से काफी दूर येलन सिटी आया हुआ था। वो एक छत पर बैठकर हमें बताता है कि मैं मेरे मास्टर की ऑर्डर पर यहाँ एक किंगी नाम के बंदे को आजाद करने आया हूँ और वही बंदा मैनिन सायन के नाम से पूरे जियांगू में मशहूर है। इस किंगी ने बड़े ही कम वक्त में पूरे जियांगू में अफरा तफरी मचा दी। साथ ही उसके पास एक बहुत ही मिस्टीरियस बुक के कुछ पन्ने हैं तो उन्हीं पन्नों को कलेक्ट करके उस बंदे को आजाद करना मेरा मिशन होगा। वही दूसरी तरफ हम फेंगजाओ नाम के बंदे को देख पाते हैं जो कि अपनी सीनियर के साथ येलन सिटी पहुंच चुका था। वो अपनी सीनियर से कह रहा था कि अब तो आपको मुझे बताना ही होगा कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, जिस पर वो कहती है कि तुमने मैनिन सायन का नाम तो सुना ही होगा। दरअसल वो बंदा जी फैमिली का यंग मास्टर है जिसे कुछ दिनों पहले ही वांग फैमिली ने कैप्चर किया था। तो हमारा मिशन है उस बंदे की जान बचाना, यानी कि ली बाई और इन दोनों का मिशन एक ही था। जिसके बाद हमें एक कैरेज दिखाई गई और उसी कैरेज में किंगी को ले जाया जा रहा था। साथ ही वांग फैमिली के सिपाही उस बंदे को गार्ड करने के लिए तैनात थे। उतने में ही ली बाई उनका ध्यान भटका है। ली बाई कहते अरे वाह मिस आपकी स्पीड तो कमाल की है, चलो देखते हैं आज कौन जीतेगा। अब ली बाई बड़ी ही तेजी से वहाँ से भागने लगा मगर शुएर बड़ी आसानी से उसे कैच करती जा रही थी। तो शुएर को चकमा देने के लिए ली बाई ने फ्लावर्स ऑन द हॉर्सबैक टेक्निक का यूज करते हुए अपने कई सारे इल्यूजन क्रिएट किए। शुएर तो उसे देखते ही समझ गई कि ये मूव जी फैमिली से बिलोंग करती है। वहीं पर किंगी भी ली बाई से पूछ रहा था कि तुम्हें मेरी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक कैसे पता चली, जिस पर ली बाई जवाब देता है कि ये मूव तो मुझे मेरे मास्टर ने सिखाई थी। साथ ही वो किंगी की स्पिरिचुअल पावर को भी एब्सॉर्ब कर लेता है ताकि ये बंदा अपनी बॉडी को फ्रीली मूव कर पाए। और अब ये लोग एक ब्रिज पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ली बाई उसे एक जेड शो करने लगा जो कि किंगी के 7th अंकल का था। अब ली बाई बिल्कुल अपने मास्टर जी से आवाज निकाल कर उसे बताने लगा कि सीक्रेट स्क्रिप्चर एक बहुत ही मिस्टीरियस वेपन है, ये पावरफुल तो होगा मगर तुम इसे पब्लिकली शो नहीं कर सकते वरना सारी पावरफुल फैमिलीज तुम्हारी दुश्मन बन जाएगी। और तो और तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि उस बुक से तुमने जिस भी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस की है वो तुम्हारी फैमिली से बिलोंग नहीं करती, तो चलो उस सारे पेजेस मेरे हवाले कर दो। तो बंदा उस सारे पेजेस ली बाई को देकर कहने लगा कि प्लीज मेरे अंकल को बता देना कि मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। दरअसल इस बंदे के 7th अंकल ही ली बाई के मास्टर हैं। किंगी ने वहाँ से जाने से पहले ही ली बाई को आगाह किया था कि इस मार्शल आर्ट को कभी प्रैक्टिस मत करना वरना तुम्हारी हालत भी बिल्कुल मेरे जैसी हो जाएगी। अब किंगी के वहाँ से जाती ही शुएर ली बाई के सामने आ गई। वो कह रही थी कि तुम्हारी हॉर्सबैक वाली टेक्निक तो मुझे काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जुंजी के हिसाब से औरत और मर्द में एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए। मगर शुएर तो उसे इग्नोर करते हुए सिर्फ उसकी तरफ आगे बढ़ रही थी जो देख ली बाई थोड़ा सा पैनिक हो गया। वो कहते देखो तुम ना मेरे इतनी गरीब मत आओ वरना मैं तुम्हें हर्ट करूंगा। और उतने में शुएर ने उसकी सोड छीन कर सीधा रूफ टॉप पर चली गई जो देख बेचारे ली बाई को तो टेंशन आ गया। वो कहता है कि मैं पहली बार मास्टर को छोड़ के दूर आया हूँ और देखो आते ही मसले शुरू हो गए। उस तलवार पर जिनियो ये लफ्ज लिखा गया था जिसे पढ़ते ही शुएर वो सोडो से वापस देखकर तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गई। तो अब कई दिनों तक ट्रैवल करते हुए ली बाई अपने मास्टर के पास वापस आई। तभी कान्हुआ को एहसास होता है कि कोई उनसे मिलने आने वाला है। ली बाई भी उन्हें हैरान होकर पूछने लगा कि क्या वो बंदा आपका दोस्त है, जिस पर कान्हुआ जवाब देते है कि वो बंदा इस दुनिया का सबसे बड़ा सेक्ट हेवनली पैलेस ऑफ शांगलिन का मास्टर है जो कई सालों से मेरी तलाश कर रहा था और फाइनली उसने हमें ढूंढ लिया। हेवनली पैलेस ऑफ शांगलिन का नाम सुनते ही ली बाई वहाँ से भागने लगता है। वो अपने मास्टर से कह रहा था कि हम यहाँ से कहीं दूर कि उन्होंने ऑलरेडी इस पूरे फॉरेस्ट को घेर लिया होगा, अब हम चाहकर भी उनसे बच नहीं सकते। तो ली बाई तुरंत ही अपनी तलवार को बाहर निकालते हुए कहता है कि ठीक है मास्टर फिर हम उनका मुकाबला करेंगे। जिस पर मास्टर कहते अच्छा जी और तुम किसे हराने वाले हो? तो कहते मास्टर मैं नहीं बल्कि आप उन्हें हरा दोगे। लेकिन मास्टर कहते अरे तुम्हें पता नहीं क्या मैं अब सोड यूज नहीं करता। जो सुनते ही ली बाई मायूस हो गया। वो उनसे रोती हुई शक्ल बनाकर पूछ रहा था कि आखिर शांगलिन पैलेस के लोग आपके पीछे क्यों पड़े हैं? तो मास्टर उसे बताते क्योंकि मैंने उनसे एक ट्रेजर चुरा लिया था। तो ली बाई कहते मास्टर जिनसे वो फाइट कभी
नहीं करता जिसमें उसकी हार कंफर्म हो। अब हम उनके साथ फाइट नहीं करेंगे बल्कि माफी मांगेंगे, साथ ही आप उनका ट्रेजर भी उन्हें वापस कर देना। तो मास्टर कहते ना ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि वो ट्रेजर मेरे पास है ही नहीं। दरअसल वो ट्रेजर वही मार्शल आर्ट है जो तुम बचपन से सीखते आए हो, और उसके बचे हुए जो थोड़े पन्ने तुम लेकर आए थे वो भी ऑलरेडी जल चुके हैं। सच बताओ तो अब तुम ही खुद वो ट्रेजर बन चुके हो, इसलिए जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। ये सब सुनकर लीबाई काफी ज्यादा इमोशनल होकर कहने लगा कि मास्टर क्या आप मुझे बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करोगे? जो सुनते ही मास्टर हमेशा जैसे उसे कुटने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लगे, मगर इस बार वो लीबाई को प्यार से समझाते कि वैसे भी तुम्हें पैलेस ऑफ लर्निंग में जाकर एक जुंजी बनना था, तो जाओ अपने ड्रीम्स को पूरा करो। मैं चाहता हूँ कि तुम पावरफुल बन के वापिस आकर मुझे बचा लेना। मगर लीबाई को डर था कि कहीं उसके पावरफुल बनने से पहले वो लोग मास्टर को टपका ना दे। उतने में ही मास्टर ने एक फ्लावर पेटल से वहाँ की जमीन को ब्रेक करके एक वाइन पॉट लीबाई को शो किया। वो कह रहे थे कि जब हम यहाँ पर आए थे उसी दिन मैंने वाइन पॉट जमीन में गाड़ दिया था, जो कि मैं आज तुम्हें गिफ्ट देता हूँ। और तभी वहाँ पर एक फेदर से एक बंदा इनके सामने आ गया जिसका नाम था बाई, ग्रुप में शामिल करना चाहते थे। फेंग जाओ लीबाई को इम्प्रेस करने के लिए अपनी विंड सोर्ड का शो ऑफ करता है, मगर उसकी सोर्ड ब्रेक होकर उसी के सिर पर गिर गई, इसलिए वो जल्दी से लीबाई की सोर्ड छीनने लगा। तो जाई यूलिंग भी उस सोर्ड को पकड़ने गया, मगर सोर्ड तो किसी तीसरे बंदे ने ही होल्ड की थी। बल ये है पैलेस ऑफ लर्निंग का जुंजी और इसका नाम है जाओजिंग। सो गाइस यहाँ पर जुंजी का मतलब है एक सुपीरियर पर्सन जिसके पास ढेर सारी पावर्स होती है और वो ह्यूमन रेस को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता। जाओजिंग के वहाँ आते ही सभी लोग उन्हें ग्रीट करने लगे। तभी जाओजिंग लीबाई की सोर्ड देख उससे पूछने लगा कि आखिर तुम हो कौन और यहाँ पर क्यों आए हो? तो लीबाई उसे ग्रीट करके अपना नाम बता देता है। वो कह रहा था कि मेरे मास्टर ने मुझे पैलेस ऑफ लर्निंग ज्वाइन करने का हुक्म दिया था, तो प्लीज मुझे यहाँ पर एडमिशन दीजिए। जाओजिंग ने ऑलरेडी उसकी सोर्ड देख ली थी, इसलिए वो तुरंत ही लीबाई की बात मान जाता है। पल है अब ये लोग लीबाई को लेकर पैलेस ऑफ लर्निंग में पहुँच गए। ये जगह तो गजब की खूबसूरत थी। यहाँ पर जिस कहता है कि मैं सालों से नहीं सोया, मुझे ना नींद आती है और ना ही मुझे सोने के लिए अलाउड है। जिस पर वो बंदा कहता है भाई अब तुमने इस नीडल को होल्ड किया है तो जरूर से तुम्हें नींद आएगी। और होता भी बिल्कुल वैसे ही। लीबाई अचानक से फिंगजाओ के पास पहुँच गए। फिंगजाओ उनसे कह रहा था कि इतनी रात गई, अगर तुम कोई खूबसूरत लड़की लेके आती तो शायद मैं खुश हो जाता, मगर तुम तो इस बेवकूफ हटाना चाहती हो। जिस पर वो बंदे कह रही थी बॉस इसने आपका इनविटेशन ठुकरा दिया था, तो हम बस इसे सबक सिखाना चाहते हैं। हालांकि फिंगजाओ को ये आइडिया जरा भी पसंद नहीं आई। वो कह रहा था कि मैं एक रहमदिल इंसान हूँ, ऐसे किसी को बुली करना मुझे जरा भी पसंद नहीं आता। इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब वो वापस से लीबाई को उसके रूम में पहुँचा देंगे। हालांकि तब तक काफी ज्यादा देर हो गई थी, क्योंकि तब तक लीबाई को होश आकर वो अजीब सी हरकतें करने लगा, मानो वो कोई इवल पर्सन बन चुका हो। साथ ही वो बड़ी ही अजीब तरीके से अपनी बॉडी को बेंड कर रहा था, जो देखते ही इन लोगों के पसीने छूट गए। अब फिंगजाओ उस पर अटैक कर पाई इससे पहले लीबाई उसे रूम से बाहर पुश कर देता है। उसने फिंगजाओ पर अटैक करना शुरू कर दिए, तो फिंगजाओ भी अपनी विंड पावर को एक्टिवेट कर देता है। वो लीबाई पर कई सारे अटैक करने की कोशिश करा तो ही ब्रेक कर दिया, जो देख फिंगजाओ काफी ज्यादा डर जाता है। वो अपने जूनियर्स को बता रहा था कि जाओ जल्दी से मास्टर जाओजिंग को यहाँ बुला लाओ, ये बंदा एक मॉन्स्टर में बदल चुका है। लेकिन उतने में लीबाई ने उसे एक पाम अटैक में उड़ा दिया, मगर वो जमीन पर पटकने से पहले जी यूलिंग उसे कैच कर लेता है। वो कह रहा था कि मैं ऐसे ही अंदाज में किसी हसीना को बचाना चाहता था, मगर फूटी किस्मत मेरी, देखो आज तुम्हें ही बचाना पड़ गया। जिसके बाद वो फिंगजाओ को नीचे पटकते हुए कहने लगा कि शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम एक नए लड़के के हाथों पिट गए। बस एक ही राउंड में तुम अपने मास्टर को बुला रहे थे, इससे साबित हो ही इसे हरा के दिखा। अगर तू सच में लीबाई को ठीक है बच्चे, चल तू गौर से देखकर सीख तेरा बॉस किस तरह से इस बच्चे को सबक सिखाता है। और फिर वो खुद जाकर अपने फैन की मदद से लीबाई की बॉडी के अलग अलग पॉइंट्स पर हिट करने लगा। उसने लीबाई के इतने एक्यूपॉइंट्स को हिट किया था कि लीबाई वहीं पर स्टैचू हो जाता है, जो देखते ही जी यूलिंग के जूनियर फूलों की पंखुड़ियां उधेड़ते हुए उसकी तारीफें करने लगे। जी यूलिंग फिंगजाओ को बता रहा था कि मैंने इसके साथ जब तक मैं इसे अनफ्रीज न करूं, मगर तभी लीबाई अचानक से उस पर कूद गया। वो तो सीधे यूलिंग के फैन पर ही सवार हो चुका था, जो देख यूलिंग के तो होश ही उड़ गए। अब इससे पहले कि लीबाई उस पर अटैक कर पाए, फिंगजाओ ने ब्रेक ये लफ्ज बोलकर उसे दूर पुश कर दिया। वहीं पर यूलिंग कह रहा था भाई तुम सही बोल रहे थे, हमने मास्टर को बुला लेना चाहिए वरना हमारी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। हालांकि फिंगजाओ ने इसके लिए यूज करेंगे, जिसके सामने ये बंदा टिक नहीं सकता। और
फिर वो लीबाई पर अटैक करने लगा, लेकिन लीबाई उसकी सोड को होल्ड करके उसे लुक देता है। तो फेंग झाओ अपनी पावरफुल विंड एंड थंडर को एक्टिवेट करने लगा, जिससे वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज हो रही थी। मगर लीबाई उसकी सोड को ब्रेक कर उसी पर भारी पड़ गया, जिसके चलते जी यूलिंग उससे निपटने आगे बढ़ता है। वहीं पर फेंग झाओ भी अपनी एक नई सोड के साथ फाइट में शामिल हो गया, मगर फिर भी लीबाई इन दोनों पर ही भारी पड़ जाता है। इनफैक्ट उन्हीं की मूव्स को कॉपी कर उनका इन दोनों पर ही यूज जाता है। तो इस तरह से ये दोनों भी लीबाई के सामने हार चुके थे। वहीं दूसरी तरफ हम पैलेस ऑफ लर्निंग के थर्ड जुनजी को दिखाया जाता है, जिसका नाम था ली यानशी। वो जू जिंग और ली वांग को बता रहे थे कि हेवनली बुक हॉल के एल्डर जू मोबाइल का इन सिटी में मर्डर हो गया। उसके बाद जिमो सिटी के एक एल्डर फेमस सोड विला को विजिट करने गए थे, तभी किसी ने उन्हें कैरेज में ही खत्म कर दिया। साथ ही साथ मैन इन सायन किंगी भी फिलहाल गायब है, किसी को पता नहीं कि वो बंदा कहाँ चला गया। और अब 2 दिन पहले, चलो जल्दी से अब इसका एंटीडोट मेरे हवाले करो। वेलो एंटीडोट का बड़ा ही बेकार स्मेल था, तो उसे लीबाई को स्मेल कराती वो थोड़ी देर में नॉर्मल हो गया। अब जैसे उसे होश आया, शुआर उसके सामने थी। वो कहते वाह तुम कितनी ज्यादा खूबसूरत हो, मगर छी बड़ी गंदी बदबू आ रही यार तुमसे, जो सुनकर इन सभी लोगों को हंसी आ रही थी। और अब शुआर एक बार फिर से उसे बेहोश कर देती है। इन लोगों को इतना तो पता चल गया था कि लीबाई मिस्ट्री से भरा है। साथ ही शुआर को जियांगो सिटी में हुए मर्डर्स के बारे में भी खबर मिल गई थी, तो इस बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए फेंग झाओ और लीबाई को भी अपने साथ ले जाने लगी। उनके साथ जी यूलिंग भी शामिल था। भले ही फेंग झाओ और उसके आपस में जरा भी नहीं जमती, मगर अब उन्हें इस सफर साथ में ही पूरा करना होगा। अब ये लोग चुपके से पैलेस ऑफ लर्निंग से भाग रहे थे कि तभी जाओ जिंग उन्हें फॉलो करने लगे। उन्होंने अपने रोरिंग मार्शल आर्ट का यूज करते हुए उस कैरेज को रोक तो लिया था, मगर वो कैरेज बिल्कुल खाली थी, इसलिए जाओ जिंग वहाँ से वापस लौट गए। दरअसल उन्हें पता था कि ये लोग एक मिशन पर जा रहे, मगर फिर भी वो जानबूझकर उन्हें नजरअंदाज करके वहाँ से रवाना हो गए। वहीं पर छोटू से लीबाई को खत्म करना चाहते थे। लीबाई को लगता है कि यहाँ पर ऐसा कोई नहीं जो उसकी जान बचाएगा, मगर तभी उसके सामने एक बंदा आ जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि मास्टर जी कान्हुआ थे। वो उससे पूछते कि बच्चे क्या तुम इतनी आसानी से अपनी किस्मत किसी और के हाथ में दोगे? ना, ये तुम्हें मंजूर नहीं होना चाहिए। और फिर एक ही सेकंड में उन्होंने उन सारे लोगों को घायल कर दिया। शुरू में तो लीबाई को उन पर भी यकीन नहीं हो रहा था, मगर कान्हुआ ने उसे प्रॉमिस किया कि वो हमेशा उसे महफूज रखेंगे। जिसके बाद मास्टर उसे अपनी बैग पर कैरी करते हुए वहाँ से ले जाने लगे। उन्होंने ही उसे लीबाई ये नाम दिया था। अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर लीबाई को होश आ चुका था। वो अभी भी शुआर की खूबसूरती की ही तारीफें किए जा रहा था, जो कि फेंग झाओ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो कहता है बच्चे अगर तूने सीनियर के साथ आंख मटक्का किया तो मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। तो लीबाई उन्हें क्लियरली बता देता है कि उसके ऐसे वैसे कोई इरादे नहीं है। इधर जुनजी लियांशी को पता चल गया था कि शुआर बिना किसी को बताए एक मिशन पर गई है। वो जियांगो में हुए मिस्टीरियस मर्डर्स को इन्वेस्टिगेट करना चाहती थी, तो वो अपने जूनियर्स ली वांग और जो जिंग को इसके बारे में पूछने लगे, लेकिन ये दोनों तो आपस में ही बहस करके बातों को घुमा रहे थे। दरअसल उन्होंने जानबूझकर शुआर को पैलेस से बाहर जाने दिया, ताकि उन्हें जियांगो सिटी में मचे हुए केओस के पीछे की वजह पता चल पाए। इन दोनों की नौटंकी देखकर लियांशी कहते चलो बस बहुत हो गया, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों ने शुआर को भागने में सपोर्ट किया है। वहीं दूसरी तरफ शुआर अपने साथियों के साथ पैलेस ऑफ लर्निंग से काफी दूर आ चुकी थी। वो लीबाई को बताने लगी कि जितने भी खून हुए उन सबकी बॉडी पर तुम्हारे मास्टर के सोड का लोटस मार्क था, जिस पर लीबाई कह रहा था कि मेरे मास्टर की सोड तो मेरे पास है, इसलिए ये बात कंफर्म है कि कोई मेरे मास्टर को फंसाने की कोशिश कर रहा। उतने में ही इन लोगों के पास बटरफ्लाईज के जरिए मैसेज आने लगे। दरअसल पैलेस ऑफ लर्निंग के एक सीक्रेट टीम का नाम था बटरफ्लाई विंड, जो कि इस पूरे रीजन पर नजर रखती है। तो अब ये लोग उसी मिस्टीरियस जगह पर पहुंच गए, जो कि बाहर से दिखने में काफी ज्यादा मामूली थी, मगर वहाँ पर एंटर करते ये लोग अपने सामने खूबसूरत टावर को देख पाते हैं कि मास्टर की ही बेटी थी, मगर वो कभी भी अपने फादर से मिली नहीं। वहीं पर यान बायलोंग और बाई से डील करने चला गया। वो कह रहा था कि लीबाई हमारा मेहमान है, तो तुम इस एबाकस में जितनी भी अमाउंट डालोगे हम तुम्हें उतने गोल्ड कॉइन्स देने के लिए तैयार हैं। बस हमारी एक ही शर्त है कि तुम लीबाई को हाथ नहीं लगा सकते। मगर वो दोनों भी यान की डील को तुरंत ही रिजेक्ट कर देते हैं। उल्टा उन्होंने उसे 3 दिनों का वक्त दिया था। अगर मू फैमिली 3 दिनों में पीछे नहीं हटी तो ये लोग मू फैमिली को खत्म करके लीबाई को अपने साथ ले जाएंगे। इसलिए यान अपने मास्टर को बता देता है कि वो लोग हमारी डील एक्सेप्ट नहीं कर रहे
तो हुआ भी उनका मुकाबला करने की तैयारी शुरू कर देता है। उसके पास कई सारे सिपाही थे, लेकिन बाय ब्रदर्स के पास कॉन्जरिंग हेलुसिनेशन की टेक्निक है, जिसके चलते उन्हें हराना मुश्किल होगा। वहीं दूसरी तरफ फिंगजा और जी यूलिंग ट्रैवल के दौरान बुरी तरह से घायल हो चुके थे। तभी एक मिस्टीरियस बंदे से उनकी मुलाकात हो गई, मगर ये उससे बात करने से पहले ही बेहोश हो जाते हैं। अब हमें लीबाई की बचपन की कुछ मेमोरीज दिखाई गई, जहाँ पर कान्हुआ लीबाई को बस 3 चीजों की प्रैक्टिस करने बता रहे थे। सबसे पहले तो सोड को ड्रॉ करना, और फिर उस स्टाइल के हाथों इंजर्ड हो गई थी, जो देख शुआर ने अपनी फ्लीटिंग वाटर मूव को एक्टिवेट कर दिया। शुआर उन दोनों को डोमिनेट कर रही थी कि तभी उसकी सोड अपने आप एक लेडी के पास चली गई, और फिर वहाँ पर एंट्री होती है जीमो हुआशुई की। इसे सोड फेरी के नाम से भी जाना जाता था। वो इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि बायलोंग और बाई ही उसके साथ फाइट करने से भी कतराने लगे। तभी वहाँ पर शांगलिन पैलेस का वेंजी आ जाता है। वो कह रहा था कि सोड फेरी के साथ फाइट करने का मौका तो किस्मत से मिलता है। हालांकि हुआशुई ने उसके भी हर एक अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया, साथ ही उसके मास्क को ब्रेक करके उसे पूरी तरह से जलील कर चुकी थी। लीबाई को याद आता है कि उसके मास्टर हमेशा इस बंदे की तलवारबाजी की तारीफें किया करते थे। वहीं पर हुआशुई यंग मास्टर हुआ की ईमानदारी से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई। वो हुआ से कह रही थी कि आगे चलकर तुम्हें कभी भी हेल्प की जरूरत हो तो मैं मदद करने पहुँच जाऊंगी। जिसके बाद वो लीबाई और शुआर को लेकर वहाँ से रवाना हो जाती है। दरअसल हुआशु शुआर के सेकंड सीनियर ब्रदर की वाइफ थी, और इसी वजह से वो इन दोनों को हेल्प करने लगी। दरअसल हुआशु को आज तक कोई भी तलवारबाजी में हरा नहीं पाया था, मगर शुआर के सीनियर ब्रदर ने पूरे 7 दिनों तक उनका मुकाबला किया, और फिर आखिरी दिन इन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। मगर ये दोनों शादी कर पाए इससे पहले एक बहुत बड़ी जंग हो गई, जिसमें वो बंदा बुरी तरह से घायल हो चुका था। हालांकि इसके बावजूद भी हुआशु ने उनसे शादी कर ली, मगर शादी के तीसरे ही दिन बदकिस्मती से उनके हस्बैंड की मौत हो गई, और तब से लेकर आज तक हुआशु सिंगल है। अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर हुआशु लीबाई से कहती कि तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें एक भी टेक्निक ढंग से नहीं सिखाई, और फिर उसने लीबाई को तलवारबाजी सिखाने का प्रॉमिस किया। जिसके बाद ये लोग पैलेस ऑफ लर्निंग की ही एक विला में पहुंच गए थे। अब यहाँ पर इन्हें बस फिंगजा और जी यूलिंग के आने का इंतजार करना है। तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए हुआशुई लीबाई को उसकी सोड स्पिरिट एक्टिवेट करने की ट्रेनिंग देने लगी, ताकि लीबाई अपनी फ्लावर्स अमंग द फॉग टेक्निक को सही से यूज कर पाए। साथ ही हुआशुई ने उसे तलवारबाजी के कुछ पन्ने भी दे दिए थे, ताकि लीबाई उनकी प्रैक्टिस करता रहे। दरअसल ये पन्ने उसी ट्रेजर का हिस्सा है, यानी कि बुक ऑफ इमॉर्टल। इस बुक के अलग अलग हिस्से करके सभी लोगों ने बांट लिए थे। अगर ये सारे पन्ने आपस में मिल जाए तो बुक कंप्लीट हो सकती थी, और यही तो शांगलिन पैलेस चाहता है। अब थोड़ी देर में फिंग्स और जी यूलिंग भी उस बंदे के साथ वहाँ पर पहुँच गए। इस विला का ओनर तो डोंगफिंग को देखते ही घुटनों पर आ गया। वो कह रहा था सेंट आपसे मुलाकात होगी, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अब ये सुनकर जी यूलिंग और फिंग्जा को काफी ज्यादा टेंशन आ गया, क्योंकि उन्होंने अपने इस सेंट को पूरे सफर में झूठा नौटंकीबाज बोल बोल कर बुली किया था। मगर जब उन्हें सच्चाई पता चली तो तुरंत ही उसके सामने नील करते हैं। इधर सोड फेरी को महसूस होता है कि यहाँ पर डोंगफिंग आ चुके हैं, तो सीधे जाकर डोंगफिंग के सामने अपनी ऑरा रिलीज करते हुए उस पर अटैक कर देती है। दरअसल डोंगफिंग का उस बैटल से कनेक्शन था जिसमें सोड फेरी के हस्बैंड की मौत हो गई। और डोंगफिंग से पूछती कि बताओ आप वो बैटल छोड़कर क्यों चले गए, जिस पर डोंगफिंग कहते कि मेरे पास एक वजह थी, तुमने उस बैटल में अपना हस्बैंड खोया और मैंने अपना फेवरेट डिसाइपल। हम दोनों का भी इसमें काफी बड़ा लॉस हुआ है। दरअसल सोड फेरी के हस्बैंड ही डोंगफिंग के डायरेक्ट डिसाइपल थे। वो सोड फेरी से कहने लगे कि मैं अपने डिसाइपल को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन अगर मुझे खत्म करके तुम्हें जरा भी सुकून मिलेगा तो तुम मुझे मार सकती हो। लेकिन सोड फेरी ने खुद को काबू कर लिया, क्योंकि उसे पता था कि इन्हें मार के पास तो बदलने नहीं वाला। इसलिए वो लीबाई के पास जाकर उसे बताती है कि डोंगफिंग तुमसे मिलने आए हैं, जाओ जाकर उन्हें ग्रीट करके आओ। तो लीबाई भागते हुए तुरंत ही अपने सेंट की तरफ रवाना हो गया। उसके रास्ते में डोंगफिंग से मुलाकात हो गई, लेकिन लीबाई को भी यही लग रहा था कि इतना यंग बंदा उसका सेंट हो ही नहीं सकता। और उसे समझाती भी कि भाई मैं ही तुम्हारा सेंट हूँ यार। और फिर बड़ी मशक्कत के बाद लीबाई को उन पर यकीन हो गया। उन्हें ग्रीट करते हुए बता रहा था कि मेरे मास्टर को शांगलिन पैलेस के लोगों ने अरेस्ट किया है, तो प्लीज उन्हें रिहा करने में मेरी मदद कीजिए। हालांकि डोंगफिंग ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रही थी कि तुम्हारे मास्टर को वो लोग जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि बुक ऑफ इमॉर्टल का सबसे मेन हिस्सा तुम्हारे मास्टर के पास है। साथ ही शांगलिन पैलेस
का मेन मास्टर निंग काफी ज्यादा इंजर्ड है और निंग को हील करने का तरीका बस उस बुक में मौजूद है, इसलिए कान्हा बिल्कुल सेफ रहेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सीधे स्काई एंड क्लाउड सेक के लिए रवाना हो जाओ, वहाँ पर भी काफी सारे मसले हो रहे। तब तक मैं अपने पुराने दोस्त से मिलकर आता हूँ। जिसके बाद सेंट सीधा बाइजिले के पास पहुँच गए। वही दूसरी तरफ सोड फेरी से डेविल सिटी का लॉर्ड मोवेन मिलने आया था। एक बार उसने फेरी की हेल्प की थी और तभी से ये लोग हर 3 साल में एक बार फाइट करते हैं। ये फेरी का एहसान चुकाने का एक तरीका था। तो अब सोड फेरी भी मोवेन के साथ विला से रवाना हो गई। साथ ही साथ श्योर बताती है कि स्काई एंड क्लाउड सेक के पुराने लीडर कई दिनों से लापता है, तो लोग 3 दिनों में अपना नया लीडर घोषित करेंगे। दरअसल स्काई एंड क्लाउड सेक का मास्टर फेंग जाओ के फादर थे और उसे समझ आ गया था कि उसके फादर की पोजीशन को हथियाने के लिए लोगों ने उनके खिलाफ प्लानिंग की होगी। तो ये लोग भी जल्दी से स्काई एंड क्लाउड सेक की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में फेंग जाओ अपने फैमिली के बारे में अपने दोस्तों को बता रहा था। फेंग युआन यानी कि उसके फादर जियांगू के एक लेजेंड माने जाते हैं। एक जमाने में वो अपने कॉन्टिनेंट को पूरी तरह से यूनाइट कर सकते थे, मगर इसमें उन्हें जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। वो तो बस लड़कियों के साथ वक्त बिताने पर ज्यादा फोकस करते थे। साथ ही फेंग जाओ के फादर के एक और भाई और बहन थी, लेकिन भाई अपाहिज पैदा हो गया और बहन थरकी। वो लड़की भी अपना सारा वक्त बस जवान लड़कों पर जाया करती थी। अब ये सारी कहानी सुनने के बाद श्योर कहने लगी कि लॉर्ड फेंग युआन एक महान वॉरियर हैं। उन्हें राजपाट या फिर तख्त हासिल करने में कोई दिलचस्पी नहीं। जिस पर फेंग जाओ कहता है, अरे वाह सीनियर, आपको तो मेरे फादर पसंद आ गए और मैं शर्त लगा के बता सकता हूँ कि उन्हें भी आप काफी ज्यादा खूबसूरत लगोगी। आपको देखते ही अगर वो आपके प्यार में लट्टू नहीं हो गए तो मेरा नाम बदल देना। इनफैक्ट वो तो आपसे सीधा शादी की बात भी कर सकते हैं, मगर आपको मुझे मेरी माँ नहीं बल्कि मेरे घर की बहू बनाना है। जो सुनते ही श्योर ने उसे सीधे कैरेज के अंदर खींच लिया ताकि वो उसकी जम के पिटाई कर पाए। और उतने में उनके सामने एक और कैरेज आ जाती है जो कि स्काई एंड क्लाउड के फेंग फैमिली की थी। साथ ही वो लोग इन्हें सिटी में जाने से रोक रहे थे। फेंग जाओ तो उस कैरेज को देखते ही पहचान गया कि अरे ये तो उसके आंटी की सवारी है, जिसे जवान लड़के हद से ज्यादा पसंद है। तो अब ये लोग प्लान करते हैं कि जी यूलिंग को बलि का बकरा बनाएंगे, मगर उसी वक्त फेंग जाओ की आंटी कैरेज से बाहर आ गई। वो जी यूलिंग से कह रही थी कि तुम काफी ज्यादा अच्छे हो, मगर मुझे तो ये बंदा तुमसे ज्यादा पसंद आया। दरअसल यहाँ पर उसका ली बाय पर दिल आ गया था। वो कहने लगी कि हमारे सेक्ट में एक सेरेमनी होने वाली है, जिसके चलते हम किसी भी आउटसाइडर को एंट्री नहीं दे रहे, लेकिन ये लड़का मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, इसीलिए मैं तुम सभी को हमारे सेक्ट में इनवाइट करती हूँ। जिसके बाद वो लीबाई को अपने पास बुलाने लगी, जो देखकर श्योर गुस्से में कैरेज से बाहर आ जाती है। वो उससे कह रही थी कि आंटी जरा अपनी उम्र का लिहाज कीजिए, ये तो आपके सामने बस एक छोटा सा बच्चा है। जिस पर वो श्योर से कहने लगी कि तुम तो काफी ज्यादा प्रिटी हो, मगर मर्दों को तो मेरी जैसी भरी हुई लड़कियाँ अच्छी लगती है। इनफैक्ट जी यूलिंग और लीबाई भी उसकी बात से अग्री थे। फेंग जाओ कहता है कि मेरी आंटी के कई लोग दीवाने हैं, तो अब मेरे भाई लीबाई तुम जल्दी से जाकर उनका दिल बहलाओ और फिर इस तरह से हमें भी सेरेमनी अटेंड करने की एंट्री मिलेगी। वहीं पर ज़ियोलिंग कहता है, लीबाई अफसोस कि आंटी को मैं पसंद नहीं आया, वरना मैं तुम सबके लिए कुर्बान हो जाता, लेकिन अब कुर्बान होने की बारी तुम्हारी है। जाओ जाकर आंटी को अपनी रोमांटिक स्किल दिखाकर खुश कर दो। इधर लीबाई को अपने साथियों पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और तभी ये लोग उसे एक ही पुश में सीधा आंटी की गोद में पहुंचा देते हैं। आंटी उससे कह रही थी, ओह तुम तो मुझसे भी ज्यादा उतावले निकले, चलो अब जल्दी से इस काम को अंजाम देते हैं। इधर लीबाई तो नर्वस होकर उसके पसीने छूटने लगे। तभी आंटी कहती, चलो मैं तुम्हें एक ट्रिक दिखाती हूँ जिससे तुम जोश में आ जाओगे। जिसके बाद आंटी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपने असली फॉर्म में आ जाती है। वेल ये फेंग जाओ की आंटी ना होकर बाई ही था। अब लीबाई शोर मचा, इससे पहले उसने उसे बेहोश कर दिया। वही दूसरी तरफ फेंग जाओ और ज़ियोलिंग इमेजिन कर रहे थे कि फिलहाल लीबाई क्या कर रहा होगा। फेंग जाओ बताता है कि मेरी आंटी इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस है कि वो खुद ही लीबाई को खुश कर देगी। जिसके बाद ये लोग उनकी कैरेज को फॉलो करने लगे, मगर अचानक से उस पूरी जगह पर फॉग फैल जाता है। ये लोग देख पाते हैं कि उस कैरेज के साथ मौजूद सारे सिपाही मरे पड़े थे और आंटी फेंग अपने प्रेमी के साथ वहाँ से गायब है। उन सिपाहियों पर बहुत ही तेज फेदर से अटैक किए थे, तो श्योर समझ गई कि ये जरूर से शांगलिन पैलेस के लोगों का काम होगा। अब रात के समय लीबाई को होश आ गया। वो देखता है कि बाई ब्रदर्स ने उसे बांध के रखा है, इसलिए उसने उन दोनों पर चिल्लाना शुरू कर दिया। साथ ही साथ उन्हें बड़ी ही फनी सी गालियाँ दे रहा था। तो लोग कहते कि हमें तुम्हें जिंदा वापस लाने का हुक्म दिया है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हारे हाथ पाँव तोड़ नहीं सकते। जो सुनते ही लीबाई गालियाँ देना बंद करके बीमार होने का नाटक करने लगा। वो कह रहा था कि मुझे सुसु जाना है, मगर वो लोग फिर भी उसे आजाद करने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए लीबाई कहता है कि तुम दोनों बड़े ही बेशरम हो, मेरी जैसी जवान लड़की को फंसाने के लिए तुमने एक खूबसूरत आंटी का फॉर्म लिया, लानत हो तुम्हारी ऐसी फालतू टेक्निक पर। तो दोनों उसे अपनी कॉन्जरिंग टेक्निक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन
देने लगे। उन्हें लीबाई को बताना था कि जिसे वो फालतू टेक्निक समझ रहा हो कितनी ज्यादा यूनिक है। वहीं दूसरी तरफ बाइजिले और सेंट डोंगफेंग का मुकाबला शुरू हो चुका था। बाइजिले अपनी वाटर टेक्निक का यूज कर रहा था तो वहीं पर सेंट डोंगफेंग अपनी फ्लाइंग सोर्ड का, जिससे पूरे कॉन्टिनेंट में बिजलियां कड़कने लगती है। इधर लीबाई इन दोनों को चैलेंज करता है कि वो इनकी कॉन्जरिंग टेक्निक को कल सुबह तक ही मास्टर कर लेगा। अब रात भर ये दोनों सोते रहे और सुबह उठते ही वो लोग देखते कि लीबाई तो वहाँ से ही गायब हो चुका है और जिस जगह पर सोया वहाँ पर ढेर सारा पानी जमा हुआ था। तो इन लोगों को लगता है कि लीबाई ने वाकई कॉन्जरिंग टेक्निक को मास्टर किया होगा। उन्हें शक था कि लीबाई वाटर का फॉर्म लेकर वहाँ से भाग निकला, इसलिए दोनों उसे ढूंढने के लिए रवाना हो गए। हालांकि लीबाई तो वहीं पर छुपा हुआ था। उसने इन्हें काफी आसानी से उल्लू बनाया था। वो कहता है कि भाई लोग रात में ना सोने के यही तो फायदे हैं। तुम सोते रहे और मैंने अपना काम कर दिया। जिसके बाद उसने अपनी सोर्ड से खुद को आजाद कर लिया और तभी उसके सामने फेंग आंटी पहुंच जाती है और उससे पूछती है, हैंडसम तुमने फेंग फैमिली के कैरेज को यहाँ आसपास देखा था क्या? हालांकि लीबाई को लग रहा था कि वो लोग फेंग आंटी का रूप लेके दोबारा से उसे तंग कर रहे हैं, जबकि इस बार उसकी रियल फेंग आंटी से मुलाकात हुई थी। वेल इनका नाम है फेंग वान और उनकी बातें सुनकर लीबाई समझ चुका था कि यही रियल आंटी है। वहीं दूसरी तरफ बाई ब्रदर्स को भी समझ आ गया कि लीबाई ने कोई स्किल विल नहीं सीखी थी, बल्कि वो तो उनका काट के भाग गया। अब हमें सीधे 3 दिनों बाद की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर सेंट डोंगफेंग बाइजिले से कह रहे थे कि तुम्हें पता है ना, जब मैं 3 दिनों तक लगातार फाइट करता हूँ तब मेरी उम्र 10 साल कम हो जाती है। वहीं पर बाइजिले भी बुरी तरह से घायल हो गया था। साथ ही साथ डोंगफेंग भी अब उम्र में काफी ज्यादा छोटे लग रहे थे। उन्होंने अपनी लाइफ के 10 साल बस बाइजिले से लीबाई को बचाने के लिए जाया कर दिए। ये फाइट उन्होंने इसलिए की थी ताकि बाइजिले को बिजी रख पाए। वहीं दूसरी तरफ मास्टर कान हुआ प्रिजन में मजे से अपना समय काट रहे थे। तभी हेलियन वहाँ आकर उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे डिसाइपल को बचाने के लिए सेंट डोंगफेंग ने 3 दिनों तक बाइजिले से फाइट की और फाइनली बाइजिले ने हार मान ली है। वहीं दूसरी तरफ सोर्ड फेरी और डेविल सिटी के लॉर्ड में जबरदस्त मुकाबला चल रहा था। ये फाइट ठीक 3 दिन और 3 रातों तक चलती रही और फाइनली ये लोग रुक जाते हैं। सोर्ड फेरी लॉर्ड मोवेन से कह रही थी कि आपको पता है ना मैं मैरिड हूँ, जिस पर वो कहते हाँ और अब तुम्हारे हस्बैंड जिंदा नहीं है। मैं जानता हूँ ये काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अब तुम्हें खुद के बारे में ही सोचना चाहिए। जिस पर वो कहने लगी कि मैं कभी किसी और से प्यार नहीं कर पाऊंगी, इसलिए बेहतरी इसी में है कि आप भी मुझे भूल जाओ। ये बात मैं आपको कई सालों से बोलती आ रही हूँ, मगर आप कभी मेरी बात नहीं सुनते। तो लॉर्ड मोवेन ने उसे क्लियरली बता दिया कि वो कभी भी उससे प्यार करना बंद नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब उसके कंट्रोल में नहीं है। जिसके बाद सोर्ड फेरी वहाँ से रवाना हो गई। वहीं दूसरी तरफ हमें इमॉर्टल बुक हॉल का सेकंड मास्टर मोपान दिखाया गया, जो कि अपने भाई से कह रहा था कि पूरे डेज प्रीफिक्चर पर उस फेंग फैमिली का रूल है। जब तक उनका लीडर सही सलामत था तब तक तो हम उनके फैमिली पर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते थे, लेकिन अब फेंग फैमिली पर अपना कंट्रोल होना ही चाहिए, तभी जाकर हम शांगलिन पैलेस को टक्कर दे पाएंगे। और उतने में शांगलिन पैलेस का बाइजिले वहाँ पर आ जाता है। वो कह रहा था कि हमारी पीठ पीछे प्लानिंग करने वाले लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। चलो अब जल्दी से अच्छे बच्चे बनकर उस बुक के पन्ने मेरे हवाले कर दो। तो लोग तुरंत ही उस इमॉर्टल बुक के पेजेस दे देते हैं। वहीं दूसरी तरफ फेंग वान लीबाई को लेकर अपने घर वापस आ गई। वो जानती है कि शांगलिन पैलेस के लोग हाथ धोकर लीबाई के पीछे पड़े थे, तो लीबाई को लेकर अंडरग्राउंड में मौजूद एक सीक्रेट जगह पर पहुँच गई। वहाँ पर उनका बड़ा भाई छुपा हुआ था। वेल ये है स्काई एंड क्लाउड सेक्ट के मास्टर युवान, यानी कि फेंग जाओ के फादर, जो कि काफी दिनों से लापता थे। वो लीबाई को बताने लगे कि मेरे भाई ने दुश्मनों के साथ मिलकर मुझ पर हमला किया और अब वो मेरी लीडर की पोजीशन हड़पना चाहते हैं। उसे लगा कि मैं उनके अटैक में मारा गया, मगर उन्हें पता ही नहीं कि मैंने उस अटैक को सरवाइव कर लिया था। हालांकि मेरी इंजरीज हील नहीं हो रही, मैं इस हीलिंग पूल से ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकता। मेरी ची पावर्स मुझ पर ही बैकफायर कर रही। खैर मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा जल्दी से वापस आकर लीडर की पोजीशन को क्लेम करे, वरना हमारा सिख दुश्मनों के हाथ चला जाएगा। अब फेंग वान लीबाई को वहीं पर छोड़कर फेंगजाओ की तलाश में रवाना हो गई, क्योंकि लीबाई ने उसे बताया था कि उसके सीनियर इसी आसपास के इलाके में होंगे। उसके वहाँ से जाने के बाद लीबाई फेंग युआन को बताता है कि मेरे पास एक ऐसी यूनिक टेक्निक है जिससे मैं आपकी बॉडी में क्रिएट होने वाली एक्स्ट्रा ची पावर को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। शायद इससे आप काफी जल्दी से हील हो जाओगे, मगर मास्टर युआन उसे ऐसा करने से मना कर रहे
थे क्योंकि उनकी बॉडी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग ची पावर्स मौजूद हैं। मगर लीवाई उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब करते हुए कहने लगा कि मास्टर ने मुझे बताया था कि कल्टीवेशन की 3 सुपीरियर लेवल होती है। एक तो है ऑटम वाटर लेवल, दूसरी है राइजिंग विंड लेवल और सबसे आखिर में आती है द स्काई लेवल। स्काई लेवल पर पहुंचने वाले लोगों को मास्टर इस टाइटल से नवाजा जाता है। तो मेरे ख्याल से आप द स्काई लेवल के कल्टीवेटर होंगे। मगर मास्टर ने उसे बताया कि वो तो नो रिटर्न लेवल पर है, जो कि मार्शल आर्ट की टॉप लेवल थी और अब यही सारी पावर्स लीवाई की बॉडी में समाने लगी। वही दूसरी तरफ फेंग वान लीवाई के दोस्तों से मिलने पहुंच जाती है। वो उन्हें बता रही थी कि लीवाई बिल्कुल सेफ है। वो मेरे बड़े भाई के साथ एक ऐसे लोकेशन पर है जहाँ पर शांगलिन पैलेस के लोग कभी भी पहुँच नहीं सकते। वहीं पर फेंग जाओ अपने फादर से मिलना चाहता था तो फेंग वान उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो गई, मगर उसकी शर्त थी कि फेंग जाओ किसी को भी अपनी रियल पहचान के बारे में नहीं बताएगा। वहीं दूसरी तरफ बाईजिले ने स्काई वाटर विला के मास्टर से भी बुक के कुछ पन्ने जबरदस्ती हासिल कर लिए। ये बंदा किसी भी कीमत पर उस बुक को कंप्लीट करना चाहता है ताकि वो अपने मास्टर निंग को हील कर पाए। वहीं दूसरी तरफ लीवाई ने मास्टर युआन को पूरी तरह से हील कर दिया था, मगर अब उनकी खतरनाक ची पावर्स लीवाई की बॉडी में फ्लो होने लगी। अगर लीवाई इस पावर को स्टेबल कर पाया तो उसका यूज भी कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ हम फेंग युआन के छोटे भाई फेंग यूली को देख पाते हैं। इसी ने फेंग फैमिली के मास्टर की पोजीशन छीनने के लिए अपने बड़े भाई के साथ धोखा किया। हालांकि फेंग जाओ अपने फादर को वापस से उनकी पोजीशन रिक्लेम कराने में हेल्प करना चाहता है। वो अपनी आंटी को बता रहा था कि जो भी फैमिलीज उस फेंग यूली को सपोर्ट करेगी मैं उन सभी का मुकाबला करूंगा और इस काम में जी यूलिंग और शियार भी उसका साथ देने का प्रॉमिस करते हैं। अब थोड़ी देर में सेरेमनी शुरू हो गई। फैमिली के एल्डर सबको बता रहे थे कि हमारे मास्टर युआन ने पूरे डेज प्रीफेक्चर पर रूल किया, मगर किसी धोखेबाज ने उनका मर्डर कर दिया है। अब हमारा सेक्ट तो बिना किसी लीडर का रह नहीं सकता, इसलिए आज मैं अपने सेकंड मास्टर फेंग यूली को लीडर की पोजीशन को एक्सेप्ट करने की रिक्वेस्ट करता हूँ। मगर उतने में ही फेंग जाओ उन्हें अपनी पावर शो करते हुए कहने लगा कि ये पोजीशन मेरे फादर की थी तो उनके बाद ये मेरी होनी चाहिए, मैं ही इसका रियल सक्सेसर हूँ। भले इस बात पर कई सारे लोग अग्री थे, मगर फिर भी फेंग लियू फेंग जाओ से फाइट का चैलेंज करता है। साथ ही वहाँ मौजूद ग्रेट फैमिलीज भी फेंग यूली को ही सपोर्ट करने लगी। वहाँ मौजूद एक कैरेज में हम ली बाय और मास्टर युआन को देख पाते हैं। युआन कह रही थी कि मेरा बेटा हिम्मत वाला है, मगर वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कि मेरे भाई को हरा पाए। वहीं पर फेंग यूली अपनी हेवी सोर्ड लेकर फेंग जाओ के साथ भिड़ चुका था। यहाँ पर फेंग जाओ की पावर सब पहले से काफी ज्यादा शार्प हो चुकी है, क्योंकि उसे खुद सेंट डोंग फेंग ने कुछ लेसन्स और टिप्स दिए थे। वो अपनी स्ट्रॉन्ग विंड टेक्निक का यूज करते हुए फेंग यूली को काफी पीछे ढकेल चुका था। इतना ही नहीं, वो सबको बता देता है कि इसी ने ग्रेट फैमिलीज के साथ मिलकर मेरे फादर पर हमला किया, मगर फाइट के दरमियान ही उसकी सोर्ड ब्रेक हो जाती है। तो वहाँ मौजूद डिसाइपल फेंग जाओ को अपनी तलवारें प्रोवाइड करने लगे। हालांकि कोई भी सोर्ड फेंग यूली के सामने टिक नहीं पा रही थी, जिसके चलते फेंग जाओ घायल होकर नीचे गिर गया। लेकिन इससे पहले कि फेंग यूली उसे खत्म कर पाए वहाँ पर लीबाई पहुँच जाता है। वो कह रहा था कि लीडर जिंदा होते हुए दूसरा बंदा लीडर की पोजीशन नहीं छीन सकता, और तभी वहाँ पर फेंग युआन भी आ जाते हैं। उन्हें जिंदा देखकर तो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। तभी ग्रेट फैमिलीज ने उन पर अटैक करना शुरू कर दिए, मगर लीबाई ही उनका मुकाबला करने लगा। उसकी बॉडी में अब बहुत ही स्ट्रॉन्ग ची पावर है, जिसके चलते वो मुपान पर भारी पड़ जाता है। मुपान के हाथ पर एक मार्क था, जिसे देखते ही लीबाई को याद आता है कि इसी ने उसके अंकल और आंटी को खत्म किया था। अब लीबाई अकेले ग्रेट फैमिलीज के लोगों से निपट रहा था। उसने उन दोनों बंदों की तगड़ी पिटाई लगाई थी। वो कह रहा था कि तुमने मुझे अनाथ कर दिया, मुझसे मेरा परिवार छीन लिया, तो आज तुम्हें उन सब की कीमत चुकानी होगी। मगर उतने में शांगलिन पैलेस का मास्टर बाईजिले वहाँ पर आ जाता है। उसने तो अपने एक ही अटैक में लीबाई को बेहोश कर दिया, मगर थोड़ी देर में लीबाई अपनी उसी मॉन्स्टर वाली स्टाइल में अवेकन हो जाता है। वो तो अब बाईजिले के साथ साथ मास्टर युआन पर भी हमले करने लगा था। तभी श्योर अपनी मैजिकल पावर का यूज करके उसे बताती है कि यहाँ बस तुम्हारा एक ही दुश्मन है, जाओ और उसे हरा दो। तो लीबाई सीधे बाईजिले पर अटैक करना शुरू कर देता है। साथ ही वो बाईजिले की मूव को भी कॉपी कर पा रहा था। उसने बाईजिले पर कई सारे स्लैश अटैक किए, जिसे उस बंदे ने बड़ी ही आसानी से डॉज कर दिया, और उसी वक्त बाईजिले अपने मैजिकल पावर का यूज कर उसे बेहोश कर अपने साथ ले जाता है। तो शुआर भी उनका पीछा करने लगी, जिसके चलते बाईजिले वहाँ से थोड़ी दूरी पर आने के बाद लीबाई को पेड़ पर टांग कर शुआर का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। और तभी वहाँ पर डेविल सिटी का जाओ शराब के नशे में पहुँच जाता है। वो शुआर से पूछता है कि मैं लीबाई नाम के बंदे को ढूंढ रहा हूँ, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो मुझे कहाँ मिलेगा? दरअसल मेरे मास्टर ने मुझे लीबाई को डेविल सिटी ले जाने का हुक्म दिया है। जिस पर शुआर बताने लगे कि ये बंदा लीबाई को मारना चाहता है, जिस पर जाओ कह रहा था कोई बात नहीं, मैं अभी इसे खत्म कर देता हूँ। जिसके बाद जाओ ने बाईजिले का मुकाबला करना शुरू कर दिया। बाईजिले तो ऑलरेडी सेंट डोंग
डोंगफिंग के साथ फाइट करके घायल हो चुका था और अब उसे ये भी पता चला कि जाओ भी काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए बाइजिली तुरंत ही वहाँ से भाग निकला। तब तक लीबाई भी होश में आ चुका था। वो तो सीधे जाओ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर फिर अचानक से उसकी इवल साइड सप्रेस होकर वो बेहोश हो गया। जाओ शुआर से कह रहा था कि अब तुम दोनों मेरे साथ डेविल सिटी चलोगे, वहाँ पर लीबाई बिल्कुल सेफ रहेगा, इसलिए शुआर को भी उसकी बात माननी पड़ी। वहीं दूसरी तरफ बाइजिली घायल हालत में बाइहे के पास पहुँच जाता है। वो कह रहा था कि सभी सिटीज में खबर कर दो कि लीबाई और शुआर डेविल सिटी की तरफ जा रहे हैं, हमें कुछ भी करके उन्हें रास्ते में ही कैप्चर करना होगा। हमारा लीबाई को पकड़ना काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि उसी के पास हमें और ट्रेजर मिलेगा। आज ये बात कंफर्म हो गई कि वो लड़का इमॉर्टल्स का डिसेंडेंट है। वहीं दूसरी तरफ लीबाई को सपने में एक बंदे की आवाज आ रही थी। वो उसे बताता है कि तुम इंगसू से बिलोंग करते हो, वही हमारा रियल घर है और एक दिन तुम जरूर से अपने घर वापस आओगे। ये जियांगू कॉन्टिनेंट तुम्हारा घर नहीं है। तो लीबाई उससे पूछने लगा कि आखिर तुम हो कौन, जिस पर वो बंदा कहता है कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ, अब बस जल्दी तुम्हें घर वापस आना होगा। और उतने में लीबाई की नींद खुल गई। शुआर ने उसे बताया कि वो लोग जाओ नाम के बंदे के साथ डेविल सिटी की तरफ रवाना हो चुके हैं। इधर डोंगफिंग चिंगफिंग नाम के मास्टर से मिलने आ जाते हैं। मास्टर कह रहे थे कि जरूर से तुम्हें किसी ने घायल किया होगा, जिसके चलते तुम अब और ज्यादा यंग हो गए। जिस पर डोंगफिंग बताने लगे कि जल्दी जंग होने वाली है, तो प्लीज मुझे मेरी पावर को रिस्टोर करने में हेल्प कीजिए। तो मास्टर ने डोंगफिंग को अपने साथ चाय पीने के लिए इनवाइट किया। साथ ही वो कह रहे थे कि जब भी माउंटेन्स किनारे के करीब आते हैं उस वक्त हमारी दुनिया में क्योस मच जाता है, कहीं वो पास दोबारा से रिपीट तो नहीं होने वाला। जिस पर डोंगफिंग बताते हैं कि पिछली जंग में हमारे कई सारे साथी मारे गए, मैं भी घायल हो गया था, तब से लेकर अभी तक मेरी एज कम होती जा रही बात आपकी, तो अब आप भी अपनी पावर्स का यूज नहीं कर सकते और ना ही मास्टर सुहान जिंदा है। लेकिन मैंने अभी तक उम्मीद नहीं हारी क्योंकि हमारे पास कान्हुआ का डिसाइपल लीबाई है। उस बच्चे के पास इमॉर्टल टेक्निक का सारा नॉलेज है, तो इस जंग में वो शायद हमारी मदद करेगा। और फिर मास्टर चिनफिंग ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए डोंगफिंग को हील कर दिया, मगर अब डोंगफिंग ने एक भी फाइट की तो उनकी जान को खतरा था। लेकिन डोंगफिंग का मानना था कि अगर कल्टीवेटर ही अपनी पावर्स का यूज नहीं करेगा तो फिर उसका कल्टीवेट करने का क्या फायदा। वहीं दूसरी तरफ लीबाई अपने साथियों के साथ एक टावर में पहुंच जाता है, जहां पर क्रोस की टीम उनका इंतजार कर रही थी, मगर जाओ तो अकेले उन सब पर भारी पड़ जाता है। क्रोस से निपटने के बाद भी वहाँ पर दो और बंदे मौजूद थे, जिनमें से एक है लॉन्गिंग और दूसरा था वेंजी। ये दोनों भी लीबाई को कैप्चर करना चाहते थे, तो जाओ ने लॉन्गिंग का मुकाबला करना शुरू कर दिया। ये दोनों भी एक बेहतरीन तलवारबाज हैं, मगर उसी वक्त वेंजी भी इस बैटल में शामिल हो गया। उसने जाओ पर पॉइजन से अटैक किया था, जिसके चलते जाओ कमजोर पड़ने लगा, मगर फिर भी उसने हार नहीं मानी थी। वो वेंजी का मुकाबला करते हुए लीबाई और शुआर को वहाँ से भागने के लिए बता देता है, लेकिन इन दोनों ने वहाँ से जाने के लिए मना कर दिया क्योंकि वो जाओ को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। लेकिन जाओ के गुस्सा करने पर उन्हें उसकी बात माननी पड़ी। वहाँ से थोड़ी दूरी पर आने के बाद लीबाई शुआर से कहने लगा कि एक जुनसी कभी पीछे नहीं हटता, इसलिए हमें जाओ की मदद करनी चाहिए। तो ये लोग दोबारा से जाओ की मदद करने के लिए पहुँच जाते हैं। साथ ही इन्होंने वेंजी के हाथ से पॉइजन का एंटीडोट भी छीन लिया था। अब जाओ को एंटीडोट पिलाने के बाद लीबाई उन दोनों का मुकाबला करने लगा। तब तक जाओ भी हील होने का नाटक करता है, जो देखकर उन दोनों को वहाँ से भागना पड़ा। जाओ की हालत तो काफी ज्यादा खराब थी, तो अब शुआर खुद ही इन दोनों को लेकर डेविल सिटी की तरफ रवाना हो गई। वहीं दूसरी तरफ प्रिजन में मास्टर कान्हुआ की सू हेयो नाम के बंदे से जान पहचान हो गई। वो लगभग 27 सालों से प्रिजन में बंद था, तो मास्टर कान्हुआ उसे अपनी वाइन और मीट ऑफर करते हैं। उस बंदे को 27 सालों से कोई मीट या फिर वाइन ऑफर नहीं की गई थी, तो कान्हुआ की इस रहमदिली से वो बंदा काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। साथ ही वो मास्टर से वादा करता है कि वो उनके लिए 15 लोगों को खत्म करेगा। जिस पर कान्हुआ कह रही थी, सीनियर मुझे खून खराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं, अगर कभी मौका मिले तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी खातिर 15 लोगों की जान बचाना। साथ ही मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरे लीबाई को प्रोटेक्ट करोगे। वहीं दूसरी तरफ ये लोग डेविल सिटी पहुँच गए थे, जहाँ पर डेविल सिटी का लॉर्ड मोविन इनका वेलकम करता है। वो लीबाई से कह रहा था कि सोर्ड फेरी हुआशु को तुम काफी ज्यादा अच्छे लगे और इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया ताकि शांगलिन पैलेस के हाथ तुम पर ना पड़ पाए। साथ ही साथ मोविन ने अपनी 8 चेयर वाली टीम को भी डेविल सिटी वापस बुला लिया। वो कह रहा था कि हमें बस एक बंदे को प्रोटेक्ट करना होगा, जो कि मास्टर जी कान्हुआ का डिसाइपल है। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं आपसे पर्सनल फेवर्स मांग रहा हूँ तो आप वापस जा सकते हो, मगर वो सभी लोग अपने लीडर का साथ देने के लिए तैयार हो गए। अब अगले दिन डेविल सिटी के 7वीं चेयर का मास्टर यान लीबाई को जानबूझकर
जानबूझकर पॉइजन करता है ताकि वो नींद खुलने के बाद जो मॉन्स्टर बनता है उसका इलाज कर पाए। उसने लीवाई को एक केज में ट्रैप किया था और ये बात शियार को जरा भी पसंद नहीं आती। तभी मोवेन उसे बताते हैं कि वो जो कुछ भी कर रहे वो सब लीवाई की भलाई के लिए है, क्योंकि लीवाई ने इमॉर्टल आर्ट्स को प्रैक्टिस किया था। तो शियार उनसे पूछती कि इमॉर्टल मार्शल आर्ट हमारी दुनिया में कहाँ से आई, जिस पर मोवेन बताने लगे कि कुछ सालों पहले साउथ सी में कुछ माउंटेन्स नजर आने लगे। शुरू में तो लोगों ने उन माउंटेन्स को इग्नोर कर दिया, मगर फिर वो माउंटेन्स धीरे धीरे करके टाउन के एकदम करीब पहुँच गए और फिर कुछ ही दिनों के बाद उस माउंटेन पर से व्हाइट कपड़े पहने हुए इमॉर्टल्स हमारी दुनिया में दाखिल हो गए। उन्होंने बताया कि वो इंग्स हाउस से बिलोंग करते हैं, तो मॉर्टल्स ने भी उन्हें देवताओं जैसे पूजना शुरू किया। मगर जो भी लोग उनके खिलाफ जा रहे थे उन्हें उन इमॉर्टल्स ने बड़ी बेरहमी से खत्म करना शुरू कर दिया। उस वक्त मास्टर सुहानो पहला बंदा थे जिन्होंने इमॉर्टल्स के खिलाफ एक बड़ी आर्मी गैदर की और फिर साउथ सी में एक भयानक बैटल हो गई, जिसमें कई सारे हेवनली सेक्ट और तुम्हारी मदर नॉनगोंग यून ने भी पार्टिसिपेट किया। इमॉर्टल्स ये बैटल हार चुके थे, जिसके चलते उन्हें वापस लौटना पड़ा, मगर उनकी मार्शल आर्ट हमारी ही दुनिया में रह गई और उसी मार्शल आर्ट का कई सारा पोर्शन लीवाई ने प्रैक्टिस किया है। इसी वजह से तो वो कभी सो नहीं सकता, क्योंकि सोने के बाद उसकी इवल साइड बाहर आ जाती है। तो मेरा डिसाइपल यान इसी वजह से उसे ट्रीट करना चाहता। वहीं पर लीवाई दोबारा से गहरी नींद में सो गया था और थोड़ी देर में जब उसे होश आया वो सबसे पहले तो यान के साथ झगड़े करने लगा। तो यान ने उसे क्लियरली बता दिया कि मैं बस तुम्हें क्योर करना चाहता हूँ। साथ ही साथ उसने लीवाई का ब्लड भी कलेक्ट कर लिया था, जो देख लीवाई शियार को रोते हुए बताने लगा कि मेरे ख्याल से हमने डेविल सिटी आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, ये लोग तो मेरे खून के प्यासे निकले। वहीं दूसरी तरफ शांगलिन पैलेस का मास्टर निंग बाइजिली से मिलने पहुंच जाता है। वो कह रहा था कि तुम्हारे इतने सारे लोग तैनात होकर भी तुम उस बच्चे को पकड़ नहीं पाए और अब वो लीवाई जाकर डेविल सिटी में छुप गया है, अब तो हम उस तक बिल्कुल भी पहुंच नहीं पाएंगे। जिस पर बाइजिली कहने लगा कि हमें उसके मास्टर कान्हुआ के एग्जीक्यूशन की खबर उस तक पहुंचानी होगी, फिर तो अपने मास्टर की खातिर जरूर से डेविल सिटी से बाहर आएगा। इधर डेविल सिटी का लॉर्ड लीवाई को इमॉर्टल्स के बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ बता देता है। वो कह रहा था कि एल्डर सुहान उस बैटल में मारे गए, मगर मरने से पहले उन्होंने इमॉर्टल्स की बुक शियार की मदर के हाथ में दी थी, जिसे शांगलिन पैलेस का मास्टर हासिल करना चाहता था, मगर नांगोंग ने इसके लिए मना कर दिया। वेल इमॉर्टल्स तो यहाँ से चले गए, मगर उस बुक के लिए हमारी दुनिया में ही बैटल शुरू हो गई। देखा जाए तो हम उस बुक को डिस्ट्रॉय कर सकते थे, मगर इमॉर्टल्स ने जाने से पहले बताया था कि वो जरूर से वापस आएंगे, तो उन्हें हराने के लिए हमें उन्हीं की मार्शल आर्ट को सीखने की जरूरत थी और इसी के चलते उस बुक के कई सारे पन्ने आपस में ही बांट दिए गए। वहीं दूसरी तरफ जी कान्हुआ से मिलने के लिए मांग जी शांग पहुंच जाता है। वो उन्हें बता रहा था कि आपको जल्द ही एग्जीक्यूट किया जाएगा, क्योंकि आपने शांगलिन पैलेस का ट्रेजर चुराया। लेकिन मास्टर को तो बस लीवाई की फिक्र थी। वो कहते कि शायद शांगलिन पैलेस मुझे जानबूझकर एग्जीक्यूट करके लीवाई को पकड़ना चाहता है, तो तुम बस लीवाई को जाकर बता दो कि उसने इस एग्जीक्यूशन की खबर पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करना है। जिस पर जीशांग कहता है कि भला लीवाई मेरी बात क्यों सुनेगा, तो मास्टर उसे एक मीट का टुकड़ा देकर बताते हैं कि ये बस लीवाई को दिखा दो और वो तुम पर यकीन कर लेगा। वहीं दूसरी तरफ डेविल सिटी का लॉर्ड लीवाई को बताने लगा कि शांगलिन पैलेस का चीफ सू फैमिली से बिलोंग करता है और तुम भी उसी फैमिली के मेंबर हो, तो तुम्हें बस उसे यकीन दिलाना होगा कि तुम उसके दुश्मन नहीं बल्कि फैमिली हो, और फिर मौका मिलते ही उस निंग का काम तमाम कर देना। साथ ही हम वांगी नाम के एक एल्डर को देख पाते जिन्हें सेंट ऑफ स्पीयर के नाम से भी जाना जाता था। तो शांगलिन पैलेस ने उन्हें भी डेविल सिटी जाकर लीवाई को कैप्चर करने का हुक्म दिया, इसलिए वांगी ने पुल से अपने स्पीयर को बाहर निकाल लिया। वहीं दूसरी तरफ डेविल सिटी में शियार ने कई सालों बाद स्काई लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया था, जो देखकर तो लीवाई शियार के लिए काफी ज्यादा खुश हो जाता है, मगर उतने में ही उसे खबर मिली कि जिस दिन पहली बर्फ गिरेगी उसी वक्त उसके मास्टर को एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसलिए लीवाई ने डिसाइड किया कि अब वो सीधे शांगलिन पैलेस की तरफ रवाना होगा। इधर फेंग झाओ, जी यूलिंग और जाओजिंग भी लीवाई से मिलने के लिए रवाना हो चुके थे। वहीं पर लीवाई अपने मास्टर को बचाने जाने वाला था, मगर यानो से बताता है कि अगर वो कुछ दिन यहाँ पर रुक जाए तो लीवाई के लिए एक स्पेशल मेडिसिन प्रिपेयर करेगा, जिसका यूज करके लीवाई इमॉर्टल्स की पावर को सही से यूज कर सकता था। साथ ही हम देख पाते हैं कि डेविल सिटी से थोड़ी दूरी पर एल्डर चिंगफिंग किसी का इंतजार कर रहे थे, जो कि है स्पीयर सेंट वांगी। मास्टर चिंगफिंग को पता था कि अगर वांग डेविल सिटी गया तो जरूर से लीवाई को अपने कब्जे में लेगा, और जैसे वांगी वहाँ पर पहुंचा उन्होंने अपने 9 हेवंस थंडर को एक्टिवेट करते हुए उसके साथ जबरदस्त फाइट करना शुरू कर दी। वहीं पर वांगी अपने स्पीयर का यूज करते हुए उनका मुकाबला कर रहा था। इन दोनों में हमें
हमें एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है, जिसमें फाइनली जीत हुई मास्टर चिंगफेंग की। उन्होंने वांग को समझाया कि उसे किसी इमॉर्टल बुक की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अपनी स्पीयर की वजह से मशहूर था, जिसके चलते वांग इस बैटल में शामिल नहीं हुए। इधर यान ने लीबाई को 2 पिल्स बनाकर दे दी थी। वो कहता है कि तुम इन्हें एक दिन में सिर्फ एक बार कंज्यूम कर सकते हो। अगर तुमने एक ही दिन में दोनों पिल्स कंज्यूम कर ली, फिर तुम कभी दोबारा से नॉर्मल नहीं हो सकते। और तब तक वहाँ पर लीबाई के दोस्त भी पहुँच गए थे, जिसके चलते लॉर्ड मोविन ने इन सब के लिए दावत अरेंज की। मगर दावत पूरी होने से पहले ही डेविल सिटी के गेट पर शांगलिन पैलेस की विशाल आर्मी पहुँच चुकी थी, जिसके चलते इन्हें भी उनका मुकाबला करने के लिए सिटी के डोर्स ओपन करने पड़े। शांगलिन पैलेस के लोगों ने तो डोर्स के ओपन होते ही डेविल सिटी पर अटैक कर दिया, तो डेविल सिटी के 8 मास्टर्स उनका मुकाबला करना शुरू कर देते हैं। इन सबके पास गजब की पावर्स थी, जिसके चलते शांगलिन पैलेस की आर्मी का भारी नुकसान हो रहा था। और इसे अफरा तफरी को देख लॉर्ड मोविन लीबाई को वहाँ से जाने की इजाजत देते हैं। वो कह रहे थे कि बर्फ गिरते ही मास्टर कानहुआ को एग्जीक्यूट किया जाएगा, तो इससे पहले तुम्हें उनके पास पहुँचना होगा। जिसके चलते लीबाई अपने दोस्तों के साथ वहाँ से निकल पड़ा। डेविल सिटी से पूरे एक दिन का सफर पूरा करने के बाद इन्हें लग रहा था कि अब इनके पीछे कोई नहीं होगा, मगर तभी इनका रास्ता रोकने के लिए बाईजिले और बाय लॉन्ग पहुँच गए। तो फिंग्स और जी यूलिंग ने उनके साथ फाइट करना शुरू कर दी, जबकि वो बाईजिले के हाथ तो बुरी तरह से घायल हो गए थे। और तभी वहाँ पर पैलेस ऑफ लर्निंग की ज़ुओ जिंग और सोर्ड फेरी पहुँच गई। वो लीबाई और शियार से कहते कि तुम बस मास्टर कानहुआ के पास जाओ और तब तक हम इन्हें रोक लेंगे। वही दूसरी तरफ मास्टर जी कानहुआ को काफी डिलीशियस खाना सर्व किया जा रहा था, तो मास्टर अपने मिस्टीरियस फ्रेंड को भी खाने पर इनवाइट करते हैं, जिस पर वो बंदा कह रहा था कि ये तो तुम्हारा लास्ट मील है, कल ही ये लोग तुम्हें एग्जीक्यूट कर देंगे। साथ ही वो हेलियान से पूछने लगा कि तुम तो जी कानहुआ के पुराने दोस्त हो, क्या तुम अपने दोस्त की मदद नहीं करोगे? जिस पर हेलियान जवाब देते कि मैं इसका दोस्त जरूर हूँ, लेकिन मैं अपने मास्टर के हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकता। इधर लीबाई और शियार शांगलिन पैलेस के काफी करीब पहुँच गए थे, मगर तभी क्रोस की टीम उनका रास्ता रोकने के लिए आ जाती है। तो यहाँ पर लीबाई ने यान ने दी हुई एक पिल कंज्यूम कर ली, जिसके बाद ये दोनों भी उनके साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। वही दूसरी तरफ मास्टर कानहुआ को एग्जीक्यूट करने ले जाया जा रहा था। तभी वो मिस्टीरियस बंदा उनसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभी आजाद कर सकता हूँ, मगर मास्टर ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रहे थे कि सीनियर बस मेरी खातिर मेरी लीबाई को प्रोटेक्ट कीजिए। वही दूसरी तरफ शियार और लीबाई ने क्रोस की टीम को हरा दिया था, मगर उतने में वहाँ पर शांगलिन पैलेस का मास्टर निंग पहुँच जाता है, तो शियार ने तुरंत ही उस पर हमला कर दिया। वहीं पर लीबाई भी उसका साथ देता है, मगर मास्टर निंग तो इन दोनों से काफी ज्यादा पावरफुल था। वो लीबाई से कहता है कि चलो जल्दी से वो ट्रेजर मेरे हवाले कर दो, मगर लीबाई खुद एक ट्रेजर था, तो भला इन्हें वो बुक कहाँ से देगा? साथ ही साथ वक्त भी उसके हाथ से फिसलता जा रहा था, तो लीबाई ने इमॉर्टल डायरेक्टिंग द वे टेक्निक का यूज किया, जिससे वहाँ पर कई सारी सोर्ड्स क्रिएट हो गई थी। और उसे दिखते ही निंग समझ जाता है कि ये तो इमॉर्टल की टेक्निक है, तो अब वो भी अपनी पावर्स का यूज करते हुए लीबाई के अटैक को डिस्ट्रॉय कर उसके साथ भिड़ गया। इधर मास्टर कानहुआ को एग्जीक्यूशन डायस पर लाया गया था, मगर उनके चेहरे पर जरा भी डर या मायूसी नहीं थी। और यहाँ पर हम एक और निंग को देख पाते हैं। वो कह रहा था कि मेरा एक डुप्लीकेट तुम्हारी डिसाइपल और तुम्हारी बेटी को रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर मैं तुम्हें एग्जीक्यूट करूंगा ताकि सारा मसला ही हल हो जाए। वही दूसरी तरफ निंग के डुप्लीकेट ने लीबाई को बता दिया कि असली निंग तो तुम्हारे मास्टर की गर्दन उड़ाने वाला है, अब तो तुम चाहकर भी उसे बचा नहीं पाओगे। साथ ही उसने शियार को बुरी तरह से घायल कर लीबाई को भी उसके पास पटक दिया। अब वो उसे चुप करते हुए कह रहा था कि जल्दी से वो बुक मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हारे मास्टर के साथ साथ तुम अपनी महबूबा को भी खो दोगे। तभी शियार एक बार फिर से लीबाई को बचाने की कोशिश करती है, मगर उस बंदे ने उसे बुरी तरह से इंजर्ड कर जमीन पर पटक दिया। अब लीबाई ने जल्दी से वहाँ पर एक शील्ड क्रिएट कर ली, मगर उसे पता था कि ये बंदा उसे आसानी से ब्रेक करेगा, इसलिए लीबाई यान ने दी हुई दूसरी पिल बाहर निकाल लेता है। अगर लीबाई ने इसे कंज्यूम किया तो फिर वो दोबारा से कभी नॉर्मल नहीं हो सकता था। अब वो उसे कंज्यूम करने ही वाला था कि तभी शियार उसे रोकते हुए कहने लगी कि प्लीज इसे कंज्यूम मत करो। इस मोमेंट पर शियार को उन्होंने साथ बिताए सारे पल याद आने लगे। लीबाई एक इनोसेंट बंदा था, मगर अब इस पिल की वजह से वो बदल जाएगा। उतने में ही लीबाई ने इमोशनल होकर शियार का हाथ हटाते हुए इस पिल को कंज्यूम कर लिया। तब तक वो बंदा भी शील्ड ब्रेक करके अंदर दाखिल हो चुका था। वो एक बार फिर से शियार को मारने की धमकी देने लगता है, और उतने में लीबाई की बॉडी में चेंजेस होना शुरू हो गए। वो कह रहा था कि जो भी मेरी फैमिली को हर्ट करेगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और फिर उसने सीधे उस बंदे पर हमला करना शुरू कर दिए। इधर मास्टर को एग्जीक्यूट करने के लिए ब्लेड के नीचे ले जाया गया। बस अब जैसी बर्फ गिरेगी उन्हें खत्म कर देंगे। साथ ही लीबाई को वहाँ पर कुछ आइस गिरते हुए नजर आने लगा।
का सीन दिखाया गया, जहाँ से थोड़ी दूरी पर हम ली बाई को देख पाते हैं, जो कि शांगलिन पैलेस के चीफ के सेकंड फॉर्म के साथ फाइट कर रहा था। उसने अपने एक जोरदार पंच के साथ निंग के डुप्लीकेट फॉर्म को काफी पीछे पटक दिया और फिर ली बाई एकदम वाइल्ड बीस्ट जैसे ही छलांगे लगाते उस पर हमला करने पहुंच गया। उसने निंग की तगड़ी धुलाई करना शुरू कर दी थी, मगर निंग उसकी लात पकड़कर उसे काफी दूर फेंक देता है। हालांकि ली बाई ने हवा में फ्लावर्स ऑन द हर्सबैक टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए अपने कई सारे फॉर्म्स क्रिएट कर लिए। उन फॉर्म्स ने निंग पर कई सारे हमले तो कर दिए थे, लेकिन निंग अपने शील्ड का यूज करते हुए उसे काउंटर करने लगा। वहीं पर ली बाई ने जो पिल कंज्यूम की थी उसकी वजह से उसका खुद की बॉडी पर जरा भी कंट्रोल नहीं है और तभी उसकी नजर पड़ी शुयार पर, जो कि निंग के अटैक से बेहोश पड़ी थी। इधर निंग कह रहा था कि इस बंदे ने अपने कॉन्शियस माइंड को तो खो दिया, मगर फिर भी इसकी रन पावर और ज्यादा बढ़ती जा रही। पता नहीं इसने किस मेडिसिन को कंज्यूम किया होगा। अब उसकी आवाज आते ही ली बाई दोबारा से निंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है। निंग कह रहा था कि चाहे तुम इस बीस्ट की पावर को गेन करके कितने भी पावरफुल क्यों ना बन जाओ, मेरे लेवल के सामने तुम बस एक लूजर हो। जिसके बाद वो अपनी पावरफुल शील्ड का यूज करते हुए ली बाई के अटैक को काउंटर कर उसे काफी पीछे ढकेल चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम ली बाई के दोस्त जाओ जिंग और जी यूलिंग को देख पाते हैं, जो कि ली बाई और शियार की मदद करने के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तभी जी यूलिंग को फील हुआ कि यहाँ पर कोई छुपा हुआ है और तभी उनके सामने एक छोटा बच्चा आ गया। वो कह रहा था कि प्लीज मुझ पर अटैक मत करो, मैं डाओ जुन का डिसाइपल हूँ। दरअसल मुझे मेरे मास्टर ने बताया था कि एनलाइटनमेंट हासिल करने के लिए मुझे कुछ एक्सपीरियंस की जरूरत है, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया ताकि मैं आप लोगों की मदद कर पाऊँ। तो जाओ जिंग और जी यूलिंग उसे अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ निंग ली बाई को बताने लगा कि थोड़ी देर में तुम्हारे सीनियर की मौत हो जाएगी, अगर तुम नहीं चाहते कि वो मारी जाए तो इमॉर्टल बुक मेरे हवाले कर दो। हालांकि ली बाई तो बस उस पर पंचे सीट करने की कोशिश कर रहा था, जिन्हें निंग बड़ी ही तेजी से डॉज करने लगा, जिसके बाद वो एक ही पाम अटैक में ली बाई को काफी दूर ले जाकर पटक देता है। उसी वक्त ली बाई के पास से एक बुक नीचे गिर गया। उस बुक को देखते ही निंग काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो कह रहा था कि चलो फाइनली ये इमॉर्टल बुक मुझे मिल ही गया। सच बताओ तो ये बुक तुम्हारे किसी काम का नहीं, तुम्हारी कल्टीवेशन लो होने की वजह से इसमें दिए गए टेक्निक्स को तुम कभी मास्टर नहीं कर पाओगे। और उतने में ली बाई की नजर उन टेक्निक्स पर गई। वो एक इमॉर्टल को देख पाता है जो कि इन मूव्स का काफी अच्छे से यूज कर रहा था। अब कई सारे पोस्टर्स को देखने के बाद ली बाई की आंखों से रिलीज होने वाली ऑरा का कलर चेंज हो गया, जिसके बाद वो अपने सोड को समन करते हुए सीधा निंग पर हमला करने के लिए रवाना हो गया। उसने अपनी ऑरा को गैदर करते हुए वहाँ पर अपने डेटी फॉर्म को समन कर लिया, जिसे देखते ही निंग के तो होश ही उड़ गए। मगर वो कह रहा था कि ली बाई तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे। जिसके बाद वो अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधा उस डेटी फॉर्म से फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगा और फिर उन दोनों की पावर्स में एक जोरदार क्लैश हो गया। मगर ली बाई का फॉर्म काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसने निंग को जोरों से जमीन पर पटक दिया। साथ ही वहाँ पर अपने आप कुछ आइस लैंसेस भी फॉर्म होने लगे, जिन्होंने निंग को अपने अंदर कैप्चर कर लिया। और उसी इलाके में हम जी शांग को देख पाते हैं, जो कि शांगलिन पैलेस के जस्टिस हॉल का डिसाइपल था। वो कह रहा था पता नहीं अचानक से यहाँ पर इतनी कोल्ड क्यों बढ़ गई, बस मैं प्रे करूंगा कि यहाँ पर कोई बर्फ ना गिरे वरना मास्टर कान हुआ मारे जाएंगे। जिसके बाद वो पेड़ों पर छलांगे लगाते हुए उसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर निंग आइस में ट्रैप था। साथ ही साथ उसे वहाँ पर ली बाई भी नजर आया। वो कह रहा था बच्चे मुझे लगा ही था कि हमारी मुलाकात दोबारा से जरूर होगी। और तभी उसे रियलाइज होता है कि ली बाई ने तो शांगलिन पैलेस के ग्रेट मास्टर को ही ट्रैप किया है। उतने में ही ली बाई ने जीशांग पर हमले करना शुरू कर दिए, तो उन्हें डॉज करते हुए जीशांग उससे बताने लगा कि भाई हम दोनों तो एक ही साइड पर हैं, क्या तुम वाकई अपने दोस्त पर अटैक करोगे? जिसके बाद जीशांग मास्टर कानहुआ ने दिए हुए मीट के टुकड़े को उसे दिखाने लगा। वो कहता है देखो मैं जरा भी झूठ नहीं बोल रहा, ये मीट का टुकड़ा तुम्हारे मास्टर ने दिया था। उन्होंने कहा था कि इसे देखते ही तुम मेरी बातों पर यकीन कर लोगे। मगर ली बाई तुरंत ही उस पर एक हमला कर देता है, जिससे जीशांग काफी दूर घसीटा गया। उसे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि ली बाई ने कौन सी सोड टेक्निक को मास्टर किया है। इसकी तलवार से तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आइसी एनर्जी रिलीज हो रही है। अब ये सीन यही पर कट होके हमें वेलोंग माउंटेन पर मौजूद एग्जीक्यूशन डायस दिखाई गई, जहाँ पर मास्टर निंग ने मास्टर जाई को हुक्म दिया था कि जल्दी से इस कानहुआ को एग्जीक्यूट किया जाए। हालांकि मास्टर जाई ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थे। वो कहते कि रूल्स के अकॉर्डिंग बर्फ गिरने
के बाद ही हम इसे एग्जीक्यूट कर सकते। और अभी तक वेलॉन्ग माउंटेन पर बर्फ नहीं गिरी। जिस पर निंग बताने लगा कि मैंने ऑलरेडी मेरे डुप्लीकेट फॉर्म को लीबाई से निपटने के लिए भेज दिया है। और रही बात बर्फ की, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ की सारी सिचुएशन मेरे ही अंडर कंट्रोल है। जो सुनकर मास्टर कानहुआ कहने लगे कि ये जानकर मुझे खुशी हुई कि मेरा पुराना दोस्त मुझे मारने के लिए बेताब है। शायद तुम्हारी पुरानी इंजरीज अब और ज्यादा बेकार हो गई, इसलिए तो तुम पहले स्नो के गिरने तक का भी इंतजार नहीं कर सकते। हालांकि मास्टर निंग जी कानहुआ की बातों पर कोई तवज्जो नहीं देता। उसने मास्टर जाई को इशारा कर दिया कि जल्दी से इस बंदे की गर्दन उड़ा दी जाए। वहाँ पर हम मास्टर हेलियान को भी देख पाते, जो कि मास्टर जी कानहुआ के सबसे पुराने दोस्त थे। मास्टर कानहुआ प्रे करने लगे कि प्लीज मेरा डिसाइपल लीबाई यहाँ पर ना आने पाए। अगर वो यहाँ आया तो ये लोग उसे भी खत्म कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते कि जाओजिंग और जी यूलिंग उस छोटे बच्चे से सवाल पूछ रहे थे कि बताओ तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा, जबकि उन्होंने तो खुद ही यहाँ पर हमारी मदद करने आना चाहिए था। जिस पर वो बच्चा कंफ्यूज होकर बताने लगा कि मेरे मास्टर की स्पीयर सेंट के साथ फाइट हुई थी और उस फाइट में वो बुरी तरह से इंजर्ड हो गए, इसलिए उन्होंने खुद यहाँ पर आने की बजाय मुझे भेजा। गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चा पैलेस ऑफ लर्निंग के सेंट डोंगफेंग है। सीजन 1 में इनकी बाई जिले के साथ 3 दिनों तक फाइट चली, जिसमें बुरी तरह से घायल होने की वजह से उनकी एज कम हो गई थी। वहीं पर जाओजिंग कह रहा था कि पता नहीं ये छोटा बच्चा हमारी क्या ही मदद कर पाएगा। तो बच्चा गुस्से में कहने लगा कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, अगर चाहो तो तुम मुझे आजमा सकते हो। वहीं दूसरी तरफ लीबाई ने जीशांग का भगा कर बुरा हाल कर दिया था। जीशांग को तो उसकी सोर्ड से रिलीज होने वाली आइस एनर्जी से काफी ज्यादा डर लग रहा था। वो सोचता है कि अगर इस सोर्ड एनर्जी से निंग का डुप्लीकेट मारा जा सकता है तो फिर मेरी क्या ही मजाल। साथ ही साथ लीबाई को बता रहा था कि हम दोनों अलाइज हैं और अलाइज एक दूसरे के साथ कभी झगड़े नहीं करते। मगर लीबाई तो उस पर लाठी जड़ती हुई उसे काफी दूर पटक चुका था, जिसके चलते जीशांग को भी गुस्सा आ गया था। वो कहता है देखो, अगर तुम बार बार मुझ पर अटैक करोगे तो मुझे भी फाइट बैक करनी पड़ेगी। तुम्हें क्या लगा कि मेरे जैसा सिंपल सा मॉन्क डिमोनिक पोजीशन को हैंडल नहीं कर सकता? जिसके बाद वो प्रे करते हुए लॉर्ड बुद्धा की पावर को एक्टिवेट कर देता है। साथ ही साथ उसने 8-फोल्ड सेक्रेड रेलिक को भी समन कर लिया था। वेल, इस रेलिक का यूज डिमोनिक पावर्स को हटाने के लिए किया जा सकता था। अब देखते ही देखते उस पगोड़ा ने अपनी डिवाइन एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर दिया। उसमें से रिलीज होने वाली डिवाइन पावर अलग अलग हिस्सों में तकसीम हो गई, जिन्होंने खुद को एक जायंट धर्मा फॉर्म में तब्दील कर दिया। वहाँ पर टोटल 8 धर्मा फॉर्म क्रिएट हो गए थे, जिन्होंने लीबाई को चारों ओर से घेर लिया। साथ ही साथ जीशांग मंत्रों का उच्चारण करते हुए इन सारे धर्मा फॉर्म्स को कंट्रोल कर रहा था। तो वो फॉर्म अपनी प्योर एनर्जी लीबाई पर रिलीज करने लगे, जिससे लीबाई को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। मगर अभी तक उसकी डिमोनिक साइड सप्रेस नहीं होती। ये सब देखकर तो जीशांग को काफी ज्यादा टेंशन आ गया, क्योंकि लीबाई को कंट्रोल करना अब उसके बस की बात नहीं थी। तभी वो सारे धर्मा फॉर्म मिलकर अपनी मुद्रास का यूज करते हुए लीबाई की डिमोनिक एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगे। उतने में ही लीबाई ने अपनी डिमोनिक एनर्जी को बड़ी ही तेजी से रिलीज कर दिया, जिससे वो रेलिक डिस्ट्रॉय हो गया था। मगर इस चक्कर में लीबाई भी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गया था। वहीं पर जीशांग भी हैरान होकर कहने लगा कि पता नहीं ये कौन सी डिमोनिक पावर थी जिसने मेरे 8-फोल्ड सेक्रेड रेलिक को डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही हम देख पाते हैं कि रेलिक के डिस्ट्रॉय होने की वजह से वो धर्मा फॉर्म भी वैनिश हो गए, जिससे तो जीशांग को और ज्यादा टेंशन आ गया था। उसे लग रहा था कि अगर अभी भी लीबाई ठीक नहीं हुआ तो मैं इसके हाथों मारा जाऊंगा। मगर फॉर्चुनेटली लीबाई की डिमोनिक पावर पूरी तरह से सप्रेस हो गई थी। होश में आती उस सबसे पहला शुआर के पास जाकर उसे संभालने लगा। तभी शुआर भी अपनी आंखें खोल लेती है। लीबाई उससे कह रहा था सीनियर देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे सेकंड सीनियर सोर्ड फेरी ने जो सोर्ड टेक्निक सिखाई थी मैंने उसे मास्टर कर लिया। शायद उसी की वजह से मुझे अब काफी ज्यादा डिफरेंट फील हो रहा है। वाकई ये सोर्ड टेक्निक तो इनक्रेडिबल है। साथ ही साथ उस शुआर को बताने लगा कि देखो मैंने उस निंग के डुप्लीकेट को खत्म कर दिया है। तब तक जीशांग भी वहाँ आकर शुआर को ग्रीट करने लगा। लीबाई शुआर को बता रहा था कि इन्होंने ही मेरी बीस्ट पावर को सप्रेस करने में मेरी हेल्प की, जिस पर शुआर कहने लगी कि शायद इनका तुम्हारे साथ कोई न कोई कनेक्शन होगा, इसलिए तो मास्टर सही वक्त पर यहाँ आके तुम्हारी हेल्प कर पाए। तो जीशांग उसे बताने लगा कि शायद लीबाई का लॉर्ड बुद्धा के साथ कोई कनेक्शन है, इसी वजह से मैं इसे प्योर कर पाया। खैर अब हमने माउंटेन की तरफ रवाना हो जाना चाहिए। अगर हमें देर हो गई तो शांगलिन पैलेस का मास्टर जी कानहुआ को खत्म कर देगा। रही बात शुआर की तो मैं उसे संभाल लूंगा, पहला तुम अपने मास्टर के पास चले जाओ। इसलिए लीबाई शांगलिन पैलेस में पहुंच गया। वहाँ
जाते ही उसे नजर आता है कि स्नो गिरना शुरू हो चुका है। उसे डेविल सिटी के लॉर्ड ने बताई हुई बात याद आने लगी। उन्होंने कहा था कि जब भी वेलंग माउंटेन पर बर्फ गिरेगी तुम्हारे मास्टर को एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो लीबाई तुरंत ही पैलेस की तरफ रवाना हो गया, मगर वहाँ पाँव रखते ही वहाँ पर एक हिडन फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है जिसने लीबाई को अपने अंदर ट्रैप कर लिया। तो लीबाई उस फॉर्मेशन पर अपने स्वॉर्ड से अटैक करने लगा, लेकिन वो फॉर्मेशन काफी ज्यादा पावरफुल था। वही दूसरी तरफ एग्जीक्यूशन डाइस पर निंग मास्टर कानहुआ को बता रहा था कि देखो कुदरत भी तुम्हारे खिलाफ हो गई, यहाँ पर अब बर्फ गिरना शुरू हो चुकी है। और फिर निंग के एक ही इशारे पर उस मॉन्क ने ब्लेड को रिलीज कर दिया। वो ब्लेड बड़ी ही तेजी से मास्टर कानहुआ की गर्दन उड़ाने के लिए नीचे जा रही थी, लेकिन उसी वक्त मास्टर हेलियन ने अपनी सोड उन जंजीरों में फंसा दी, जिससे वो ब्लेड मास्टर कानहुआ की गर्दन के एकदम करीब जाकर रुक गई थी। उनकी इस हरकत को देखकर निंग कहने लगा कि मैं जानता हूँ जी कानहुआ तुम्हारा अच्छा दोस्त है, लेकिन उसे बचाने के लिए ऑर्डर्स के खिलाफ जाना ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तब तक निंग के चमचे मास्टर हेलियन पर अटैक करने के लिए तैयार हो गए। हेलियन बता रहे थे कि शांगलिन टावर अपने अच्छे कामों के लिए और राइचस पाथ के लिए फेमस था, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रहा। अब मैं इस शांगलिन पैलेस का हिस्सा नहीं रहना चाहता। जैसे मैं अपने दोस्त को आजाद कर लूं, हम दोनों यहाँ से दूर चले जाएंगे। वहीं पर मास्टर जी भी हेलियन की बातों से अग्री थे। वो कहने लगे कि अब शांगलिन पैलेस पहले जैसा नहीं रहा। अगर हमें यहाँ पर तब्दीली लानी है तो पहला इसे डिस्ट्रॉय करके फिर दोबारा से रिबॉर्न करना होगा। जिस पर निंग कह रहा था ठीक है, फिर तुम अब सबके सब एक साथ मिलकर ही भाड़ में जाओ। जिसके बाद निंग के सिपाहियों ने मास्टर हेलियन पर हमले करना शुरू कर दिए। तभी हेलियन देखते हैं कि निंग ने भी मास्टर जी कानहुआ पर अटैक किया है, तो उसके चमचों से निपटते हुए सीधा कानहुआ को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगे। वहीं दूसरी तरफ लीबाई 1000 सोर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए उस शील्ड पर कई सारे हमले करने लगा, लेकिन उस शील्ड को तो ना ही उसकी तलवार और ना ही उसके सोर्ड स्लैशेस ब्रेक कर पा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जीशांग की लीबाई के दूसरे दोस्तों के साथ मुलाकात हो चुकी है, जहाँ पर डोंगफेंग शुआर को हील करने की कोशिश कर रहे थे। उसे बताते हैं कि अब मेरी कल्टीवेशन लिमिटेड है, इसलिए मैं तुम्हारे अंदर ज्यादा एनर्जी ऐड नहीं कर सकता, मगर थोड़ी देर के लिए सही मैंने तुम्हारी इंजुरीज को सप्रेस कर दिया। तो शुआर तुरंत ही उनका शुक्रिया अदा करने लगी। अब वो आधे घंटे तक अपने पावर्स का यूज कर सकती थी, लेकिन उसके बाद वो दोबारा से कमजोर हो जाएगी। तब तक ये लोग शांगलिन पैलेस के सामने पहुंच गए, जहाँ पर लीबाई अपने दोस्तों को देखकर काफी ज्यादा खुश था, मगर वो कहता है कि यहाँ अंदर मत आना, यहाँ पर किसी ने एक एरी सेटअप की है। जिस पर जीशांग कहने लगा कि मैं इस एरी के बारे में जानता हूँ, इसे 7 स्टार फॉर्मेशन कहा जाता है। इस एरी को स्टार ऑफिशियल ही डिप्लॉय कर सकते हैं। बेसिकली इसका यूज शांगलिन हेवनली पैलेस को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता। तभी डोंगफेंग कहते आप लोग फिक्र मत करो, मैं इस एरी को ब्रेक कर सकता हूँ। जिसके बाद उस एरी पर फ्लोट करते हुए अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देते हैं। उनके आने की खबर स्टार ऑफिशियल के जिंगे को भी मिल चुकी थी। वो कह रही थी कि शायद ये डाओ लॉर्ड का डिसाइपल है। इधर डोंगफेंग हवा में फ्लोट करते उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। उनकी पावर्स देखकर जाओ जिंग भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। वो कह रहा था बहुत अच्छे नन्हे उस्ताद, अगर तुम इसे ब्रेक कर पाए तो मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बना लूंगा। जिस पर शुआर कहती तुम तो अपना मुंह बंदी रखो, तुम्हें नहीं पता कि तुम किससे बात कर रहे। इधर डोंगफेंग अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए शील्ड को ब्रेक कर देते हैं। साथ ही साथ लीबाई को ग्रेट करते हुए बताने लगे कि मैं डाओ लॉर्ड डाओ जुन का डिसाइपल हूँ। तब तक जिंगे भी वहाँ पर अपनी टीम के साथ पहुँच गए। वो कह रही थी कि स्टार फॉर्मेशन को ब्रेक करना आसान काम नहीं होता, मगर तुम डाओ लॉर्ड के डायरेक्ट डिसाइपल हो, इसलिए ये कारनामा कर पाए। तुम्हारी इस उम्र में 7 स्टार एरी को ब्रेक करना रिमार्केबल है। तभी स्टार ऑफिशियल्स का एक बंदा कहने लगा कि चीफ आपने इस बंदे को चोट ना लगे इस वजह से इस पर किलिंग एनर्जी रिलीज नहीं की, जबकि शांगलिन पैलेस के मास्टर निंग ने हमें ऑर्डर दिया था कि यहाँ आने वाले हर एक बंदे को ट्रैप करो, लेकिन आपने तो इस बंदे को फॉर्मेशन को ब्रेक करने दिया। ये तो शांगलिन पैलेस के खिलाफ है, आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। जो सुनते ही जिंगे अपने डिसाइपल पर भड़क गए। अब उसे उसकी गुस्ताखी के लिए पनिश कर पाए तब तक उनके बाकी के डिसाइपल्स ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। जिंगे तो ये सब देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो गए कि उन्हीं की टीम उनके खिलाफ होकर निंग का साथ दे रही है। वो कह रहे थे कि मुझे मेरे डाओ लॉर्ड ने सिखाया था कि अगर अर्थ एंड हेवन पर ज्यादा लंबे टाइम तक जीना हो तो अपने इमोशंस को खत्म कर दो। यही इमॉर्टल्स के नियम है, वो कभी किसी पर रहम नहीं करते, उन्हें बस अपनी पावर से लगाव होता। तो अगर इमॉर्टल बनने से हमारी जज्बाती खत्म हो जाए तो मैं कभी एक इमॉर्टल नहीं बनूंगा। एक ह्यूमन बनकर अपनों के लिए अपनी जान की बाजी लगा दो, यही मैंने तुम लोगों को सिखाया था। जिस पर वो डिसाइपल कहने लगा कि आपने दुश्मनों का साथ देखकर ऑर्डर्स को डिसरिगार्ड किया है, लेकिन
लेकिन हम शांगलिन पैलेस के साथ धोखेबाजी नहीं करने वाले। जो सुनते ही जिंगे अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर बिग डीपर फॉर्मेशन क्रिएट करने लगे, मगर वो उस फॉर्मेशन को बना नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके डिसाइपल्स ने ऑलरेडी उस बिग डीपर को 6 स्टार में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। जो देखते ही जिंगे कहने लगे कि शायद तुम ये काफी दिनों से प्लान कर रहे थे, तुमने ऑलरेडी फैसला ले लिया था कि तुम मेरे खिलाफ जाओगे, तुम्हें तो बस मौके की तलाश थी और आज वो तुम्हें मिल चुका है। तब तक उन लोगों ने वहाँ पर एक और स्टार फॉर्मेशन एक्टिवेट करना शुरू किया। अगर वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया तो ये लोग उससे बाहर निकल नहीं सकते थे। तो जी शंग ली बाई को बताने लगा कि यहाँ हमें फंसने की जरूरत नहीं है, मुझे एक सीक्रेट रास्ता पता है जो हमें सीधा शांगलिन पैलेस तक पहुँचा देगा। तो शियार भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। इधर डोंगफिंग कहने लगे कि यहाँ पर बस जाओ जिंग और मैं रुकता हूँ ताकि हम चीफ की हेल्प कर पाए। अब ये लोग वहाँ से जाने वाले थे कि तभी जिंगे के कुछ डिसाइपल्स ने इनका रास्ता रोक लिया। जो देखते ही जाओ जिंग क्लाउड ड्रैगन टेक्निक का यूज करते हुए डिसाइपल्स पर अटैक कर देता है, जिसके चलते उन्हें पीछे हटना पड़ा। अब ली बाई और उसके साथियों के जाने के बाद ये लोग स्टार फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश करने लगे। इन्होंने विंड ड्रैगन और विंड पाम का यूज किया था, मगर वो डिसाइपल अपनी एनर्जी को आपस में जोड़ते हुए वहाँ पर एक शील्ड को बना लेते हैं, जिसके चलते इन लोगों की अटैक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। वहीं पर जाओ जिंग डोंगफिंग से कहने लगा कि मेरे पास फॉर्मेशन का कोई स्पेशल नॉलेज नहीं है, प्लीज अब तुम ही इसे ब्रेक करने में हेल्प करो। जिस पर डोंगफिंग कह रही थी कि मैंने एंशिएंट रिकॉर्ड में इस फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि स्टार ट्राइग्राम फॉर्मेशन को कोई इमॉर्टल ब्रेक नहीं कर सकता क्योंकि इसमें लगातार स्टार्स की पावर का यूज होगा और हम स्टार पावर के फ्लो को आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते। जिस पर जिंगे कह रहे थे हाँ ये बात पूरी तरह से सच है, मगर इस फॉर्मेशन की पावर उसे एक्टिवेट करने वाले बंदों की एबिलिटी पर भी निर्भर करती है। अगर हम मिलकर इन 6 लोगों की पावर को एग्जॉस्ट कर दे तो शायद इसे ब्रेक करने के चांसेस होंगे। जिस पर जिंगे का डिसाइपल उनका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि चीफ क्या आपको लगता है कि आप हम 6 लोगों को हरा पाओगी? और फिर उस बंदे ने इन लोगों पर उस फॉर्मेशन के जरिए हेवनली प्रेशर रिलीज करना शुरू कर दिया। उस प्रेशर के चलते जाओ जिंग तो सीधा घुटनों पर आ गया था, लेकिन डोंगफिंग और जिंगे पर इसका कोई खास असर नहीं होता। जो देखकर वो डिसाइपल कह रहा था चीफ आपको हराना हमारे लिए मुश्किल हो सकता, लेकिन अगर बात इन 2 नमूनों की जाए तो हम इन्हें आसानी से खत्म कर सकते हैं। जो सुनते ही जाओ जिंग अपना जोर लगाते हुए उस पावर के खिलाफ खड़ा हो गया। वो उनको बताने लगा कि मैं फेंग फैमिली का यंग मास्टर हूँ, मुझे मारना इतना भी आसान नहीं होगा। वही दूसरी तरफ जी शांग इन लोगों को सीक्रेट पाथ पर लेके आ गया था। वो ली बाई को बताता है कि ये सीढ़ियाँ हमें एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म पर ले जाएगी, मगर थोड़ी दूरी पर जाने के बाद इन्हें रुकना पड़ा क्योंकि वहाँ पर शांगलिन पैलेस के गार्ड्स पहरा दे रहे थे। वहाँ पर 4 बंदे थे और ये भी 4 लोग थे। तो ली बाई कहने लगा 4 अगेंस्ट 4। मास्टर जी शांग तुम्हें क्या लगता है क्या हम इन्हें हरा पाएंगे? जिस पर जी शांग कह रहा था कि हमने जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए, इन लोगों के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉम्बैट पावर है, इसलिए हम इनका इतनी आसानी से मुकाबला नहीं कर सकते। साथ ही यहाँ पर फाइट होती हुई देखकर निंग का ध्यान हम पर आ जाएगा, फिर तो हम मास्टर कान्हुआ को बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे ख्याल से हमने इन लोगों का ध्यान भटकाना चाहिए। जो सुनते ये तीनों तुरंत ही पीछे हट गए। वो कहते बॉस तुम हम सबसे ज्यादा शातिर हो, तो जाओ और तुम ही उन लोगों को हैंडल करो। इसलिए बेचारा जी शांग तुरंत ही उन लोगों के सामने जाकर पटक गया। वो कह रहा था भाई बाईशाओ प्लीज मेरी हेल्प करो। तो बाईशाओ भी तुरंत ही जाकर जी शांग को संभालने लगा। वो कह रहा था अरे तुम तो डिसिप्लिन हॉल के जी शांग हो ना, बताओ तुम्हारे साथ ये किसने किया? तो जी शांग उसे बताने लगा कि कुछ लोग हमारे शांगलिन पैलेस में घुसना चाहते थे, मैंने उनके साथ फाइट कर उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की और देखो उन्हीं की वजह से मैं घायल हो गया। प्लीज अब तुम लोग ही जाकर उन्हें रोकने की कोशिश करो। जिस पर बाईशाओ कहने लगा कि शायद उस ली बाई के दोस्त होंगे। जिस पर जी शांग कहता है हाँ भाई वो तो उसी के चमचे थे, साथ ही मैंने देखा कि उनकी मार्शल आर्ट भी कमाल की है, मुझे लगा नहीं था कि मैं उनके हाथों इतनी मार खाऊंगा। तो बाईशाओ कहता है भाई मैं भी उसे सबक सिखाना चाहता हूँ, मगर हमें यहाँ पर पहरा देने का ऑर्डर दिया था, इसलिए हम यहाँ से जा नहीं सकते। जो सुनते जी शांग और ज्यादा खांसने का नाटक करने लगा। वो सोच रहा था कि ये बंदा सिर्फ दिखता बेवकूफ है, मगर ये तो मेरे से भी ज्यादा स्मार्ट निकला। अब मुझे इसे इमोशनली ब्लैकमेल करना पड़ेगा, इसलिए वो बाईशाओ के मुंह पर हिट करके उसे खुद से दूर कर देता है। वो कहने लगा कि हमारी इतनी पुरानी जान पहचान है, लेकिन सिर्फ ऑर्डर की खातिर तुमने मेरा साथ देने से मना कर दिया। शायद तुम्हें मौत से काफी ज्यादा डर लगता है, इसलिए उन लोगों का मुकाबला करने नहीं जाना चाहते। तो
तो ठीक है, अब मैं खुद ही उनका सामना करूंगा, चाहे फिर मैं उस फाइट में मारा ही क्यों ना जाऊं, मुझे कोई गम नहीं। लेकिन मेरी मौत के बाद तुम्हें जरूर से रियलाइज होगा कि तुमने अपने दोस्त के साथ धोखा किया है। अब जीशंग धीरे धीरे करके वहाँ से नीचे जाने लगा। वो सोचता है यार इतनी नौटंकी करने के बावजूद भी ये बंदा नहीं पिघला, और उतने में जी यूलिंग उसके सामने आ गया। वो कह रहा था चलो तुम्हें मरने की जल्दी है ना, तो आओ मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी करता हूँ। दरअसल वो भी जीशंग के इस प्लान में शामिल हो गया था। उसे देखकर जीशंग कहने लगा वाह मेरा एक्टिंग पार्टनर आ चुका है, तो चलो फिर इस खेल को शुरू किया जाए। इसलिए वो दोनों जानबूझकर एक दूसरे पर हमले करने का नाटक करने लगे। बाइशाओ देख रहा था कि जीशंग अपने ओपोनेंट का तगड़ा मुकाबला कर रहा है, मगर कमजोर होने की वजह से और ज्यादा मार खा रहा था। इसलिए वो अपने एक बंदे को वहीं पर रुकने का ऑर्डर देकर अपने साथियों को लेकर जीशंग की हेल्प करने के लिए रवाना हो गया। अब उसके वहाँ से जाने के बाद लीबाई और शुआर उस बंदे को एक ही पंच में नॉकआउट कर देते हैं। लीबाई कह रहा था कि मॉन्क तो गजब की नौटंकी करता, उसने इमोशनली ब्लैकमेल करके उस बंदे को काफी अच्छे से चूना लगा दिया, जिसके बाद ये दोनों भी एग्जीक्यूशन डाइस की तरफ रवाना हो गए। वहीं दूसरी तरफ निंग ने हेलियन पर एक पावरफुल अटैक कर दिया था, जिसे हेलियन अपनी एनर्जी से रोकने लगे। तब तक निंग के चमचे कान्हुआ को मारने आगे बढ़ते हैं, मगर हेलियन ने अपनी पावरफुल ऑरा से उन्हें घायल कर दिया। वहीं पर कान्हुआ हेलियन से कहने लगे कि तुमने इस बुक ऑफ इमॉर्टल के झमेले में नहीं फंसना चाहिए, अब मेरे साथ साथ तुम्हारी भी जान खतरे में पड़ जाएगी। भले निंग इंटरनली इंजर्ड है, मगर वो तुम्हें आसानी से हरा देगा। और होता भी बिल्कुल वैसे ही। निंग के पावरफुल अटैक से हेलियन बुरी तरह से घायल हो गए थे। वहीं पर कान्हुआ अपने दोस्त से कहने लगी कि प्लीज यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता। जिस पर निंग कहता है कि ना ये तो इम्पॉसिबल है, आज तुम दोनों भी मेरे हाथों ही मारे जाओगे। अब उसने हेलियन और मास्टर कान्हुआ पर एक जोरदार अटैक कर दिया, मगर तभी मास्टर जी समय रहते अपने पाम अटैक को रिलीज कर निंग का मुकाबला करने लगे। निंग को तो यकीन नहीं हो रहा था कि डिसिप्लिन हॉल के लीडर जीकॉन्ग भी इन लोगों का साथ दे रहे। वो अब अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उस पाम को थ्रो कर देता है, तो वो पाम सीधा जाकर उस ब्लेड पर हिट हो गया, जिसके चलते वो ब्लेड सीधा उस पिलर से ब्रेक होकर माउंटेन से नीचे गिर गई। इस तरह से जी कान्हुआ आजाद हो चुके थे। मास्टर जीकॉन्ग कहने लगे कि जब भी हालात मुश्किल हो तब हमने डटकर उसका मुकाबला करना चाहिए। तभी जी कान्हुआ और हेलियन उनका शुक्रिया अदा करने लगे, मगर निंग इन सबको एक होता हुआ देखकर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि शायद मैं ही एक अच्छा पैलेस मास्टर नहीं बन सका, इसलिए तुम सभी लोग बगावत पर उतर आए। खैर आज मैं तुम सभी गद्दारों को खत्म कर दूंगा। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगा। ये देखकर कान्हुआ काफी ज्यादा हैरान थे कि निंग अपनी इंटरनल इंजुरीज को सप्रेस करके अपनी पावर्स का यूज कर रहा है, जो देख मास्टर जीकॉन्ग ने भी अपने धर्मा फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया। वो कह रही थी कि शांगलिन पैलेस को एक नए फ्यूचर की जरूरत है। अफसोस कि तुम शांगलिन पैलेस के फ्यूचर लीडर नहीं बनोगे। तो निंग तुरंत उन पर अपना पंच हिट कर देता है, मगर मास्टर जीकॉन्ग की एनर्जी से वो काफी पीछे पुश हो गया। साथ ही साथ उनका धर्मा फॉर्म भी मास्टर निंग पर अटैक कर देता है, मगर मास्टर जीकॉन्ग अपने अटैक्स को जारी नहीं रख पाए। वो अपने आप ही इंजर्ड होकर नीचे गिरने लगे, और उतने में उनके दो मॉन्क्स उन्हें संभालने के लिए आगे बढ़ते हैं। मास्टर जीकॉन्ग नीचे गिर रहे थे कि तभी उन्हीं का एक डिसाइपल उन्हें बचाने का दिखावा करते हुए उनकी पीठ में खंजर पियर्स कर देता है। ये देखकर तो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए। तब तक मास्टर जीकॉन्ग के दूसरे डिसाइपल ने उन्हें कैच कर लिया। वो देख पा रहा था कि उसके मास्टर बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। तभी वो मॉन्क कहने लगा कि तुम डिसिप्लिन हॉल के मास्टर होकर भी शांगलिन पैलेस को धोखा दे रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें पनिश किया। ये सब सुनकर जीवांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है तुमने मास्टर की चाय में पॉइजन मिलाया, इसलिए तो वो खुद को बचा नहीं पाए। तुमने तो पहले ही इन्हें खत्म करने की साजिश की थी, और अब बस तुम्हें एक बहाना मिल गया। बताओ तुमने हमारे मास्टर के साथ ऐसा क्यों किया? तभी मास्टर जीकॉन्ग उसे शांत करते हुए कहने लगे कि शायद यही मेरी किस्मत थी, हम किस्मत के खिलाफ नहीं जा सकते। और फिर मास्टर ने अपना दम तोड़ दिया। वहीं पर वो मॉन्क सबको बताने लगा कि मास्टर जीकॉन्ग ने पैलेस को धोखा दिया था, इसलिए मुझे उन्हें एग्जीक्यूट करना पड़ा। उसके इस एक्शन से निंग काफी ज्यादा खुश हो गया था, और तभी निंग के गार्ड्स पर अटैक होने लगे। वेल शुआर और लीबाई वहाँ पर पहुंच चुके थे। निंग तो उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया था। वो उससे पूछता है कि बताओ मेरा डुप्लीकेट कहाँ पर है, और तुम उसके होते हुए यहाँ पर कैसे पहुँच गए? जिस पर लीबाई कह रहा था कि इसका ब्लेम तो तुमने अपने डुप्लीकेट फॉर्म पर लगाना चाहिए, वो इतना काबिल ही नहीं था कि मुझे रोक पाए। वो बेचारा तो बड़ी ही जल्दी मेरे हाथों मारा गया। खैर तुम्हारा प्लान अब फेल हो चुका है, इसलिए जल्दी से मेरे मास्टर को रिहा कर दो। मगर निंग तो सीधे लीबाई पर हमला करने चला गया। हालांकि लीबाई अपने स्लैश अटैक से उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर निंग के एक ही पंच में वो अटैक डिस्ट्रॉय हो गया। जिसके बाद इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। लीबाई अपनी सोर्ड मूव का यूज करके उसे घायल करने
की कोशिश कर रहा था, मगर निंग उसके अटैक को डॉज करते उस पर एक जोरदार पंच हिट कर देता है, जिसके चलते लीवाई घायल होकर नीचे पटक गया, जो देखकर श्वेर भी उसका मुकाबला करने चली गई। उनके ऑरा में एक जबरदस्त क्लैश हो गया, लेकिन निंग पूरी तरह से उस पर डोमिनेट कर रहा था। वहीं पर श्वेर उसके हर एक अटैक को डॉज करने लगी, मगर निंग ने उसे एक ही पावरफुल ब्लो के साथ पहाड़ से सीधा नीचे फेंक दिया, जो देख लीवाई काफी ज्यादा पैनिक हो गया था। लेकिन तभी वो देखता है कि जीशंग उसे अपने पाम पर कैरी करते हुए ऊपर लेके आ चुका है। निंग देख पा रहा था कि वो अब धीरे धीरे करके इतने सारे लोगों के सामने कमजोर पड़ रहा है, और उतने में उसके चमचों पर फैन से अटैक होने लगे। दरअसल यूलिंग भी वहाँ पर आ गया था, मगर निंग ने तो उसके वहाँ आते ही उस पर अटैक करने की कोशिश की। तो अब इस फाइट में जीशंग भी शामिल हो जाता है। निंग सबसे ज्यादा पावरफुल था, मगर उसे ये पता है कि अगर ये लोग टीम अप हो गए तो उसे हरा देंगे, इसलिए उसने जल्दी से जाकर श्वेर को बेहोश कर दिया। वो लीवाई से कह रहा था कि सबके साथ फाइट करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, अगर वाकई इसे बचाना चाहते हो तो मुझे फॉलो करो। इसलिए लीवाई भी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ फेंग जाओजिंग अपनी विंड पावर को समन करते हुए इन पर गिरने वाले प्रेशर को हटा देता है, जिसके बाद उस बंदे पर हमला करने के लिए रवाना हो गया, मगर उसने अपने एक ही अटैक में फेंग जाओजिंग को पीछे पुश कर दिया था। तभी जिंगे उससे संभालते हुए कहने लगे कि इस फॉर्मेशन के होते हुए तुम उस पर अटैक नहीं कर सकते। तो फेंग जाओ तुरंत ही उस बंदे को फाइट के लिए चैलेंज करने लगा। वो कह रहा था कि हमें यू ट्रैप करके कोई फायदा नहीं, अगर तुम्हें वाकई दम है तो मेरे साथ 1-on-1 फाइट करो। वहीं पर जिंगे भी इस फॉर्मेशन में रह के उब गए थे, तो अब वो डोंगफिंग के साथ मिलकर ब्लैक टॉर्टोइज फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगे, जिससे वहाँ पर बहुत ही विशाल टॉर्टोइज और गोल्डन पाइथन क्रिएट हो गए थे। अब वो दोनों बीस्ट उस फॉर्मेशन पर मुसलसल अटैक करने लगे थे, जो देखकर वो डिसाइपल भी काफी ज्यादा पैनिक हो गए। वो अब अपनी बची हुई सारी पावर का यूज करके उस फॉर्मेशन को होल्ड करने की कोशिश में जुट जाते हैं। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें शांगलिन पैलेस दिखाया गया, जहाँ पर निंग को फॉलो करते हुए लीबाई एक हॉल में पहुंच जाता है, मगर निंग तो वहाँ पर था ही नहीं, इसलिए लीबाई उससे बाहर आने के लिए बताने लगा। वो कह रहा था कि तुम्हें मैं चाहिए था ना, तो मेरे सीनियर को रिलीज कर दो। और तभी से निंग की आवाज आने लगी। वो कह रहा था बच्चे तुम तो अपनी सीनियर की कुछ ज्यादा ही फिक्र करते हो, जिस पर लीबाई कह रहा था कि तुम्हें मेरी सीनियर को ढाल बनाने की कोई जरूरत नहीं, अगर उन्हें कोई नुकसान पहुंचाया तो फिर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिस पर निंग कहने लगा कि तुम्हारी सीनियर तो यहाँ आने से पहले ही घायल थी, और फिर वो मेरे हाथों दोबारा से इंजर्ड हो गई, अगर हमने जल्दी से उसे हील नहीं किया तो शायद वो मारी जाएगी। वेल अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सीनियर को बचा सकता हूँ, साथ ही तुम्हारे मास्टर कानहुआ को भी मैं आजाद कर दूंगा, मगर तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। जिसके बाद उसने वहाँ का डोर ओपन कर दिया। लीबाई देखता है कि उसकी सीनियर वहाँ बेहोश पड़ी है, और तभी निंग उसमें अपनी एनर्जी ऐड करने लगा। लीबाई उससे पूछ रहा था कि बताओ तुमने उसके साथ क्या किया, जिस पर निंग बताने लगा कि मेरी इस लड़की के साथ कोई दुश्मनी नहीं, मैंने अपनी ट्रू एनर्जी से इसकी लाइफ को थोड़ा सा प्रिजर्व किया है। अब आगे इसके साथ क्या होगा ये सब तुम्हारे फैसले पर डिपेंड करेगा। इमॉर्टल बुक का पहला मैनुअल है मेंटल कल्टीवेशन मेथड, उसे द ग्रेट ड्रीम भी कहा जाता है। सबको पता था कि इमॉर्टल बुक एक सुप्रीम मार्शल आर्ट है, मगर उन्हें ये पता नहीं कि द ग्रेट ड्रीम मेंटल कल्टीवेशन मेथड हमारी मेरिडियंस को भी रीशेप कर सकती है। ये बस हमें पावरफुल ही नहीं बनाती, बल्कि हमारी इंजुरीज को भी हील कर सकती। कई सालों पहले तुम्हारे सेकंड सीनियर नान युलू ने शांगलिन पैलेस में आकर मुझ पर अटैक किया था। मैं उस हमले में बुरी तरह से घायल हो गया और आज तक भी इससे उभर नहीं पाया। मैंने खुद को हील करने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त इमॉर्टल बुक चोरी हो गया। जिस पर लीबाई कह रहा था हाँ उस बुक को मेरे मास्टर अपने साथ ले गए थे, मगर तुम्हें जानकर दुख होगा कि उस मेथड को मेरे मास्टर ने ऑलरेडी जला दिया है। जिस पर निंग कहने लगा हाँ मैं जानता हूँ कानहुआ काफी ज्यादा शातिर बंदा है, उसने वो बुक तो जला दिया, मगर उसे जलाने से पहले वो सारी टेक्निक उसने तुम्हें सिखा दी थी। अब वो सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग में है, अगर इसे सीखना है तो मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। बस तुम ही वो जरिया हो जिससे मैं खुद को हील कर पाऊंगा। अगर तुम यहीं पर मुझे वो कल्टीवेशन मेथड सिखाओगे तो मैं तुम्हारी सीनियर को हील करूंगा, साथ ही तुम्हारे मास्टर भी आजाद होकर यहाँ से जा सकते हैं। तो लीबाई उसे बताने लगा कि वो मेथड काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, इतने आसानी से तुम मेंटल कल्टीवेशन को कभी मास्टर नहीं कर पाओगे, और तुमने कहा था कि मेरी सीनियर की इंजुरीज को जल्दी से हील करना पड़ेगा, तो तुम्हारे लेवल मास्टर होने तक मैं रुक नहीं सकता। जिस पर निंग उसे बताने लगा कि एक जमाने में मैं जियांगो मार्शल आर्ट की लिस्ट के टॉप रैंकिंग पर था, वो इसलिए क्योंकि किसी भी मेथड को मास्टर करना मेरे लिए काफी ज्यादा आसान है। मैं किसी भी मार्शल आर्ट को 3 दिनों में सीख सकता हूँ, तो इन 3 दिनों तक तुम मेरा साथ दो और फिर मैं तुम्हारी सीनियर को हील कर दूंगा। तो फाइनली
लीबाई भी उसकी बात मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ शांगलिन पैलेस के डायस पर जीशांग को अपनी मास्टर की मौत की वजह पता चल गई, इसलिए वो अपने मास्टर की मौत का बदला लेने के लिए जियो के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि टॉर्टॉइज और गोल्डन पाइथन उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उन गार्ड्स को पूरा यकीन था कि इस फॉर्मेशन को कोई इमॉर्टल भी ब्रेक नहीं कर सकता, तो ये लोग भी कभी इससे बाहर नहीं आ पाएंगे। साथ ही साथ जिंगे भी अपने डिसाइपल पर काफी ज्यादा भड़क गए थे। उन्हें तो पता ही नहीं था कि उनके डिसाइपल शांगलिन पैलेस के इतने वफादार कुत्ते होंगे, इसलिए उन्होंने गुस्से में आकर डोंगफिंग और फेंग झाओ को पीछे पुश कर दिया। वो अपने लाइफ एसेंस को बर्न करके उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते उनके हेयर व्हाइट हो गए, जो देख डोंगफिंग भी उनका साथ देने लगे। साथ ही साथ फेंग झाओ ने भी अपनी विंड पावर का यूज करते हुए इस फॉर्मेशन पर हमला कर दिया, जिससे फाइनली वो फॉर्मेशन ब्रेक हो जाता है। जो देखते ही जिंगे के सभी डिसाइपल डर के मारे वहाँ से भागने लगे, मगर डोंगफिंग ने अपने ड्रैगन फॉर्मेशन चेंज का यूज करते हुए उन सबको कैच कर लिया। वहीं पर जिंगे भी एग्जॉस्ट होकर नीचे गिर गए। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम बाईजिले को देख पाते हैं, जो कि डेविल सिटी से भाग रहा था। वेल उसके पीछे थी सोर्ड फेरी और पैलेस ऑफ लर्निंग का जिंग। वो दोनों भी बाईजिले पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, मगर बाईजिले ने बड़ी ही चालाकी से उनके अटैक्स को डॉज कर दिया। अब यहाँ से कहानी थोड़ा पीछे जाकर हमें डेविल सिटी में हो रही बैटल का सीन दिखाया गया, जहाँ पर डेविल सिटी की आर्मी शांगलिन पैलेस की आर्मी पर पूरी तरह से भारी पड़ गई थी। वहीं पर डेविल सिटी के लॉर्ड और एल्डर लॉन्ग के दरमियान भी फाइट दिखाई गई, जिसमें लॉन्ग बुरी तरह से जख्मी हो गया था। डेविल सिटी का लॉर्ड मोविन उससे कहने लगा कि अगर चाहो तो हार मान सकते हो, जिस पर लॉन्ग कहने लगा कि मैंने हमेशा शांगलिन पैलेस को बचाने की कोशिश की, मगर आज हम हार चुके हैं। अब तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं एक डिग्निटी के साथ मारा जाऊँ, तो आओ और मुझ पर अटैक करो। तो अब लॉर्ड मोविन के एक दो अटैक में ही एल्डर लॉन्ग की मौत हो गई। जब बाईजिले को ये बात पता चली, तब वो अपने दोनों चमचे यानी कि बायलॉन्ग और बाही को लेकर वहाँ से भाग निकला। तो इस तरह से इस बैटल में डेविल सिटी की जीत हो गई, जिसके बाद हमें शांगलिन पैलेस के प्रिजन का सीन दिखाया गया, जहाँ पर एक बंदा डर के मारे एक कैदी को खाना देकर तुरंत ही वहाँ से भाग निकला। शायद ये वही बंदा है जिसके साथ मास्टर कान्हुआ ने अपना खाना शेयर किया था। वेल इसका नाम है डीमन लॉर्ड सोगा। वो कह रहा था कि आज मुझे एक साथ 2 प्रॉमिसेस निभाने पड़ेंगे, और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।